All right, good evening, everyone, and welcome to the session. So, see, generally, I'm not unsettled by mocks, of course, but this is one mock which kind of not unsettled in the sense, but I started feeling a little irritated. Irritated would be a right word to use after having a look at different RCs here, because जनरली आप कोई भी अगर टेस्ट है नो आई एम गिविंग द वीक में आप देखो एक आईएमएस भी होता है सीएल है टाइम है अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर सम प्राइम कैट्स आल्सो व्हिच आई एक आध दिन में कर ही देता हूँ सो मतलब आई थॉट दैट आई हैड सीन एवरीथिंग बट दिस वन टुक द केक मतलब आप अगर इसमें आरसीज देखोगे सारे तो एक को छोड़ के जो कि आपको समझ में आ जानी चाहिए रिलेटिवली इजीली कंपेयर टू देम बाकी की तीनों आरसीज और श्रुति की जो समझना काफी चैलेंज था उसको सो you know one gets one gets put off looking at such things and then you start getting derailed तो मेरे साथ में इसमें वही हुआ I could not really then for a while then I said ठीक है जितना जो भी निकलता है वो निकालते हैं इसमें से so I don't know what they try to prove by giving such mock but surprisingly today when the result came out तो I don't know मतलब जितना मैं सोच रहा था कि आई वॉज थिंकिंग कि कट ऑफ 12 तक चले जाएगा तो वो स्टिल 16 पे है सो आई डोंट नो व्हाई इट वाज नॉट फाउंड दैट बैड बाय पीपल और मे बी पीपल गॉट लकी या मे बी सम ऑफ द आंसर्स जिसको मैं डिस्प्यूट भी करूंगा अभी आई डोंट एग्री विद द फ्यू आंसर्स इन द सेंस दे आर वेरी वेग एंड वेरी वेरी एम्बिगुअस तो मे बी उन्होंने मार्क किया वो सो लेट मी हियर योर व्यूज फर्स्ट ऑफ ऑल एंड देन आई विल टेक इट अप anyone yes Swada Sir, I think the thing that you said that people got lucky might be true because when I was looking at my right answers, even the ones that I was not very sure about, yeah, I was feeling that this might not be right, turned out to be right. not to be right So, right so correct yeah, maybe it was just luck there. हाँ मतलब कि क्योंकि अगर लॉजिकली देखा जाए तो if we see the last one was okay last one was comparatively fine 2413 जिसमें आई थिंक 45 was the highest score and 39 पे आई थिंक 99.9 ऐसा कुछ था तो वो मतलब उससे कंपैरिजन में मुझे ये काफी ज्यादा चैलेंजिंग लगी बट उसमें स्कोर्स कम थे तो आई डोंट नो मे बी इट कुड बी द लक फैक्टर मे बी इट कुड बी कि लोगों ने इधर उधर मार्क कर दिए हैं कई उसमें यस वंशिका व्हाट्स योर व्यू सर सेम ही है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन काफी डिफिकल्ट लगे मेरे को एंड इट वाज नॉट लाइक कि मेरे को ऐसा हो कि एक या दो थे फर्स्ट ऑफ ऑल आरसी सिलेक्शन मैंने गलत किया दूसरी चीज जो मेरे को लगा था कि ठीक होगा वो भी बहुत ज्यादा अच्छे से मतलब नहीं हो पाया मतलब मैंने काफी टाइम भी लगाया मैंने 2 ही पैसेजेस किए बट उसके अंदर भी मेरे करेक्ट नहीं हुए इनफैक्ट बीए काफी जल्दी टाइम पे हो गया था एंड उसकी एक्यूरेसी भी मतलब ठीक ही है तो तब ये मेरा पॉइंट है Correct. So VA, in fact, people have scored better in VA and compared to the RC, which is correct evaluation. काफी लोगों ने VA में इसमें स्कोर कर लिया है RC में नहीं कर पाए. Yes, Ashank, what's your view? सर एग्जैक्टली यही था सर मैंने 8 मिनट पहली वाली आरसी पे लगा और 10 मिनट दूसरी पे बाकी मैंने सिर्फ वीए ही अटेम्प्ट करा मेरे पास हालांकि थर्ड आरसी के लिए भी टाइम था बट क्योंकि वो थर्ड आरसी एक शोपेनहावर की थी और एक दूसरी थी वो मेरे को पता लग गया था कि नहीं होने वाली तो मैंने अटेम्प्ट नहीं करी तो सिवाय एक पैराजंबल के आई डिडंट फाइंड वीए दैट डिफिकल्ट यस एक पैराजंबल जो था वो बड़ा लास्ट वाला था सर वो थोड़ा करेक्ट एग्रीड यस गौतम Gautam had raised his hand. You want to say something? Or let me hear from Sunil and then Aman. Yes, Sunil. तो इसका सेकंड वाला आरसी मेरे को अभी तक समझ नहीं आया नहीं सेकंड वाला आरसी तो एक करने लायक था कौन सा मिलिट्री वाला हाँ मिलिट्री वाला ही तो एकमात्र समझ में आने वाला था अब तो मेरे को थर्ड फोर्थ अच्छे समझ में आ गया सेकंड नहीं ओके सेकंड वाज इजियर आई वुड से टू विल डिस्कस ठीक है अमन यस Sir, I found like the RC was difficult and BA was doable, as you said.
because BA में I did 7 questions and out of 7, 4 were correct. And in RC Okay. also the same thing happened. Hmm. I attempted 2 RCs, second one and fourth one, Right. and 3 in each RC I attempted, Okay. and I got 2 correct. Okay. Okay. So fine, that's a good one. So let's now take a look at. First of all, we'll go straight away to our score thing. Okay, so all India performance is this. So 14,351 odd people gave, and this is a little surprising because पिछली दो से मुझे ये काफी चैलेंजिंग लगा था, तो ठीक है, इसको तो एनीवे आई डोंट ट्रस्ट दीज 10 के बाद में इज व्हाट वी रियली शुड बी बॉदर्ड अबाउट. तो 49, 46, 45, so ultimately 99 percentile would be somewhere here 34. okay, जो कि जनरली कैट के हिसाब से 37, 38 पे होता है, तो यू कैन वेरी वेल टेक इट दैट दिस वाज मच टफर. एंड लास्ट टाइम तो शायद और कम था, इनफैक्ट 2413 में दिस वाज 32, 33 पे था. तो 34 पे रफली यू कैन से 99 percentile. I, of course, as I said, I got derailed and kind of 5-7 मिनट मेरे लूज हो गए, तो I could do 20 questions and I could score 41. So not a very good performance, but anyway, I got too pissed off, seeing these 3 RCs. So ठीक है, I mean, fine, whatever it was. So this is then we go to sort of 98 percentile. So I was telling, I think some of you जो 30 और 28 वाले, कि आपको 99 आ सकता है 30 पे, बट ठीक है 98 है वो. So okay, and then cut off went off till 14, till 16, I think. It was 16, right? यहाँ पे cut off चला गया है. So that's where we stand in this. Now some of it could be attributed to luck factor or something, whatever it is. So this is where we stand. Let's now take a look at questions. Okay, अब पहले VA करते हैं, as we do. First we'll discuss VA and then we'll look at इसमें RCs में क्या क्या है, कौन कौन से थे, कैसे हमें इसमें डिसाइड करना था. क्योंकि अगर देखो इस तरह का अगर कोई भी टेस्ट आता है ना, तो आपको अपना कूल मेंटेन करना बड़ा जरूरी है, और उसमें से जो मैक्सिमम निकाल सकते हैं हमें वो निकालना है. तो अब let's say we go to this question. So this question I think was quite easy, I would say. There is something paradoxical about the idea of a logic whose term consists of odds and ends left over. Is like these logic consists in establishing necessary connections and blah blah. Propositions cannot be rigorously connected unless the terms they contain first have been unequivocally defined. So logical propositions cannot be derived from ill-defined psychological or historical processes. So historical process और psychological process को ill-defined उसने नहीं बोला है, ठीक है. These are left from this, but ill-defined are basically your terms. Okay, ill-defined terms से नहीं कर सकते हम, तो this is a distortion. It is not possible to connect psychological or historical process to a logically. This is anyway way off. Paradoxical. Okay, there's no paradox being shown here. Fourth is the easy choice here. Logical proposition cannot be constructed from ill-defined terms that do not assist in making connection. So I think पैरा समरी अगर हम करते हैं तो ये हमें थोड़ा सा इजी लगेगा, क्योंकि मैंने सर थर्ड मार्क किया था सर, because there is certainly something paradoxical about the idea of a logical No, but see, there is something just एक paradoxical उसने लिखा हुआ है कि about the idea of a logic whose term consists of odds and ends left over from psychological and are like these devoid of necessity. Logic consists in establishment of necessary connections. सर इसका एक बार पूरा मतलब बता दें सर पैसेज का. नहीं, इसका पूरा मतलब तो देखो इतने से में पूरा समझना कोई आसान नहीं है, ठीक है. आई कैन नॉट ऑल्सो टेल यू कि ये पूरा का एग्जैक्ट क्या मतलब है, ठीक है. लॉजिक वो निकाल रहा है कुछ ऑड्स एंड एंड्स बच गए हिस्टोरिकल प्रोसेस से, तो उसके में से कुछ पैराडॉक्स बता रहा है, ठीक है. लॉजिक हमें एस्टैब्लिश करने के लिए हमें टर्म्स जो है उसके अंदर क्लियर होना चाहिए, टर्म्स को अनइक्वली वोकली डिफाइंड नहीं होना चाहिए. बस इतना समझना इसमें आना बहुत है, ठीक है. इससे ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है इसमें, बिकॉज आप ऑप्शन देखो ना. ऑप्शंस में देखो, अगर आप ये बोल रहे हो लॉजिकल प्रोपोजिशन बिकम पैराडॉक्सिकल व्हेन वन मेक्स कनेक्शंस आउट ऑफ साइकोलॉजिकल, सो ये तो आपने सिर्फ ये लिख दिया, ठीक है, ये लिख दिया आपने. ये तो बताया नहीं कि टर्म्स जो इल डिफाइंड है और उसके बीच में कनेक्शन नहीं बन सकते, तो वो चीज में कैप्चर नहीं हुई है, इसलिए ये गलत है. ऑलराइट,
सो नहीं समझा तो लीव कर दिया। नहीं देखो, लीव नहीं करने का था इसको, ओके, इसको लीव नहीं करना है हमें। आपको एक तो छोटा सा पैसेज मिला है, ऊपर से उसमें इस तरीके है, तो लीव नहीं करना है। कुछ कुछ कहीं पकड़ के, कुछ एक सेंटेंस पकड़ के ट्राई टू अंडरस्टैंड समथिंग, ट्राई टू रीड दी, इस तरह के उसमें क्या है ना, आपको यहाँ से यहाँ तक समझ नहीं आएगा। आपको एक एक ऑप्शन को क्विकली देखना है एंड देन ट्राई टू रीइंफोर्स योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज एंड देन मार्क इट। छोड़ना है इसको, समझदारी नहीं है। ये भी जैसे समझ नहीं आएगा ज्यादा। कॉन्शियसनेस इज सब्जेक्टिव इन द सेंस दैट कॉन्शियस स्टेट टू एग्जिस्ट मस्ट एक्सपीरियंस सम कॉन्शियस सब्जेक्ट। Consciousness is first person ontology that exists from a point of view. Science is not used to dealing with this. Science deals only with phenomena that are objective. तो इससे बस हमें ये समझ में आ गया कि साइंस जो है वो सिर्फ ऑब्जेक्टिव चीजों से डील करता है, और कॉन्शियस जो है वो उसको समझने में उसको मुश्किल हो। तो साइंस कैन नॉट डिफाइन कॉन्शियसनेस। डिफाइन डेफिनेशन की कोई बात नहीं हुई है इसमें। साइंस एंड कॉन्शियसनेस आर फंडामेंटली इन ऑपोजिशन, बिल्कुल डिस्टॉर्शन, कैन नॉट बी डिफाइंड टुगेदर अगेन। Dealing with phenomena, okay, science deals with phenomena that are objective. So dealing with phenomena की बात हो रही है, not defining any phenomena. Therefore 3 can also be ruled out, and 4th is again easy choice. Science objectivity makes it ill-equipped to explain the subjective phenomena of consciousness. I think this was not very difficult question. ये करना चाहिए था, छोड़ना नहीं ये चाहिए। तो हो गया था सर, पर यस सर सर, ये इजी था। लास्ट वाला था ना, वो नहीं हो पाया। नहीं, लास्ट वाले में भी आपको थोड़ा सा यही है कि आपको ऑप्शंस पढ़ने चाहिए। सर इसमें यहाँ पे कुछ समझ नहीं आया सर, 3-4 मिनट दे दिए थे इसी वाले में। नहीं 3-4 मिनट एक तो गलत दे दिया आपने। देखो, इल डिफाइंड साइकोलॉजिकल प्रोसेस नहीं है यहाँ पे, ठीक है। इसने ये नहीं बोला है कि ये प्रोसेस इल डिफाइंड, तो ये वाला बाहर चला गया। नाउ इट इज नॉट पॉसिबल टू कनेक्ट, व्हाई टू लॉजिकली डिफाइंड अनलेस द टर्म्स आर अनइक्वल डिफाइंड। ये इसमें दिखाना चाहिए, तो ये भी सेकंड बार हो गया। पूरे पैराडॉक्सिकल तो है ही नहीं, तो इस तरह से आप कर सकते हो। एनीवे, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब इसमें चलते हैं। अब इसमें देखो, ये भी समझ नहीं आएगा। हाँ, ये इसमें इसकी ब्यूटी है कि यहाँ पे समझ ही नहीं आ रहा है हमको, लेकिन फिर भी हम आंसर राइट निकाल देंगे। कैसे करेंगे इसको? देखो, सबसे पहले तो आप इसमें लेट्स ट्राई टू आइडेंटिफाई द ओपनिंग स्टेटमेंट। टोपोलॉजी अलाउज मैथमेटिशियंस टू लुक पास्ट माइनर वेरिएशंस टू फोकस ऑन फंडामेंटल वेज। हायर सिमेट्रीज कैन डिटेक्ट दैट। ओपनिंग स्टेटमेंट नहीं हो सकता, कनेक्टेड है। दो सिस्टम्स कनेक्टेड है, सिमिलरली कनेक्टेड है। So very easily we find our opening statement, which is 1. Right? Now we look for some different connections. So we find that those systems, this refers to quantum systems. 4, 3. 4 and 3 become a mandatory pair. Now you've got only 2 options left. Either you put 1 4 3 2 or you put 1 2 4 3. Now higher symmetries can detect that. अभी अगर हम इसको 1 के बाद लगा देंगे तो हायर सिमेट्री तो अभी यहाँ पे इंट्रोड्यूस ही नहीं हुई है, वो तो 4th सेंटेंस में इंट्रोड्यूस हुई है। सिमिलरली, दूसरा सिमिलरली इज अनदर क्लू। ये जो 4 है, ओके, दिस 4 शुड कम बिफोर 1 और शुड कम बिफोर 2, ये सिमिलरली बताएगा। तो टोपोलॉजी अलाउज मैथमेटिशियंस टू लुक पास्ट सिमिलरली हायर सिमेट्रीज प्रोवाइड फिजिसिस्ट। तो ये अलाउ कर रहा है, ये प्रोवाइड कर रहा है, तो ये दोनों सेंटेंस लिंक्ड है। देयर इज नो लिंक बिटवीन 2 and 4 and therefore we will go with 1 4 3 2 and not this. तो इसमें पैसेज को समझने की कोई जरूरत ही नहीं है आपको। इसमें सर 1 4 2 3 मार्क कर दिया सर। दो सिस्टम सर अंडरस्टूड क्वांटम सिस्टम में भी था सर, सेकंड सेंटेंस के लास्ट में। नहीं, आपने 1 4 2 3 तो गलत कर दिया ना। आपको दो सिस्टम्स को तो इसी से क्लियरली अटैच करना था। आपने इस वाले से कर दिया क्या, बेटर अंडरस्टूड क्वांटम सिस्टम से? यस सर। नहीं, देखो आपने, अच्छा अब ठीक है, अगर आपने 1 4 करा फिर आपने 2 लगा दिया, तो अब आप 2 में आप पूछो ना कि ये दैट क्या चीज है, कि डिटेक्ट्स व्हाट। सिमिलरली हायर सिमेट्रीज प्रोवाइड फिजिसिस्ट विद न्यू वे ऑफ इंडेक्सिंग। हायर सिमेट्री न्यू वे ऑफ इंडेक्सिंग नहीं हो सकता? हाँ, न्यू वे ऑफ इंडेक्सिंग क्या चीज? डिटेक्ट्स दैट। नहीं, आप देखो, एक मिनट, आप एक बार हायर सिमेट्री बोल रहे हो, फिर अगला सेंटेंस फिर हायर सिमेट्री बता रहे हो आप, तो कुछ ना कुछ तो लॉजिकल कनेक्शन फिर दोनों में बताते ना। अगर आपको ये सेंटेंस में भी हायर सिमेट्री इसमें भी डालनी है, दूसरा है डिटेक्ट दैट, न्यू वे थोड़ी डिटेक्ट करेगा, ठीक है। डिटेक्ट दैट fits well here. They may look different, but in a way they might really obey the same rules. And it can detect that. ये सर समझ गया, दोनों हायर सिमेट्रीज ही प्रोवाइड कैसे कर सकता है। हाँ, तो इसलिए बेसिकली इसमें 1 4 2 3 sorry 1 4 3 2 becomes a correct order. तो this was not very difficult. I would say moderate question है, difficult नहीं है। तो हमें वर्बल में भी तीनों क्वेश्चन मिल गए जो कि डुएबल थे, फॉर्चुनेटली। Then we go to this. This also is not
very difficult. Some historians maintain that operational art first emerged in American Civil War. Okay, this can be an opening statement. The term operational art, और ये कोर्ट में दिया हुआ है, that means इस तरह के जो अगर operational art कोर्ट में दिया हुआ है, बाकी जगह operational art दिया हुआ है, तो which one will come first? कोर्ट वाला. कोर्ट्स वाला. सर कोर्ट. तो यहाँ पे भी operational art दिया हुआ है, तो we can very well say that this 2 will come before these 2, right? Before 1 and 4. तो proponents of this position तो 3 भी नहीं आ सकता पहले. So therefore, we will have to start with 2. There is no other option. The term operational art coined by Soviet military theorists in the interwar received increased attention in military circles with a debate on blah blah blah. तो अब उसके बाद कहाँ जाए हम? अब we have some clues here. This position, the interest in operational art also extended into the field of military history when origins of operational art became the object of research. So now we have got 2 sentences which have got some links to other sentences. So 2 के बाद में अब हम we will try to figure out the proponents of this position. Which position? Okay, which position? सर फोर्थ. There a position. But where is the position there in that? Position मतलब क्या होता है? Position means somebody is proposing something, somebody is saying something, remarking something, commenting something, theorizing something, or maintaining something. So position आपको सिर्फ और सिर्फ first में दिखेगी. Some historians maintained that operational art first emerged, and proponents of this position hold that. So ये आपको fourth से link नहीं है third, right? 1 or 3 become a mandatory pair. So because interest in art extended to this, there is no position here. Okay, so I hope you understand why 1 and 3 become a mandatory pair. Now you are left with only 2 options. Either you make 2 4 1 3 or you make 2 3 2 1 3 4. तो अब आप देखिए कि इंटरेस्ट इन ऑपरेशनल आर्ट ऑल्सो एक्सटेंडेड. अब क्या ये एंड में आएगा ऑल्सो एक्सटेंडेड? तो ये तो नहीं आएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे इन जनरल बात की है. अभी ये सोवियत मिलिट्री की बात की है, फिर उसके बाद में मिलिट्री हिस्ट्री. सम हिस्टोरियन मेंटेन दैट दिस एमर्ज्ड इन अमेरिकन सिविल वॉर, पीछे ले गया ये. And then invention of rifled guns permitted the widely. तो ये इसी चीज को एक्सप्लेन कर रहा है. तो इसलिए this 2 4 1 3 becomes the correct order and not 2 1 3 4. तो इस तरीके से आप अगर प्रोसीड करोगे ना, so then you will be able to figure out the correct option. Does it make sense? इसमें हम again we didn't read too much. We try to use whatever clues have been given here, whatever links have given here, and then connect it with different sentences. Yes, Manav. सर पोजीशन किस किस को रेफर करते हैं, एक बार रिपीट कर सकते हैं? देखो, पोजीशन मतलब क्या होता है? पोजीशन मींस आई एम टेकिंग अ पोजीशन. आई एम टेकिंग अ पोजीशन मींस आई एम स्टेटिंग समथिंग. ठीक है, आई एम रिमार्किंग समथिंग, आई एम हाइपोथेसाइजिंग, आई एम पोस्टुलेटिंग समथिंग, आई एम प्रपोजिंग समथिंग. मतलब ये सब जो चीजें हैं ये मेरी पोजीशन बताते हैं ना. पोजीशन मतलब कि आप क्या व्यू बता रहे हो. व्यू, योर व्यू. पोजीशन इज समबडीज व्यू, राइट? यस यस अशांक. सर इसमें मैंने काफी सिंपलिस्टिक अप्रोच करी सर. 2 के बाद सीधा 4 डायरेक्टली वो ऑल्सो भी बन रहा है. हाँ ठीक है, बन रहा है, करीब- बिल्कुल बन रहा है. हाँ तो और 1 and 3 तो मैंडेटरी पेयर है ही. तो ठीक है. सर मतलब मैंने वो 3 का जो आपने पोजीशन का बोला वो मतलब इतना नहीं सोचा, क्योंकि 2 4 के बाद 1 नेक्स्ट जो लग रहा था ऑपरेशन नया एक उसके बारे में बात कर रहा था. ठीक तो है, सर थर्ड मैंने पढ़ा भी नहीं शायद. कोई बात नहीं. देखो, अल्टीमेटली क्या होता है कि इसको एक ही चीज को करने के अलग अलग तरीके हैं. तो इफ यू लुक एट माय वे ऑफ डूइंग इट, आई एम व्हाट आई ट्राई टू डू इज दैट विथ मिनिमम एफर्ट आई शुड गेट, और विथ मिनिमम इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम आई शुड बी एबल टू कनेक्ट. ऑब्वियसली दैट इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल, बट एज फार एज पॉसिबल आई ट्राई टू डू दैट, कि मुझे ज़्यादा अपने दिमाग पे जोर ना डालना पड़े, ज़्यादा पढ़ना ना पड़े, और मैं उसको कनेक्ट कर लूँ. तो मुझे ये अप्रोच बेस्ट लगती है कि आइडेंटिफाई द ओपनिंग स्टेटमेंट. एक मैंडेटरी पेयर अगर आपने बना लिया विदाउट द ओपनिंग स्टेटमेंट, देन यू आर लेफ्ट विथ ओनली 2 ऑप्शंस. सो दैट मेक्स द वर्क मच मोर ईजियर. तो मैं थोड़ा सा इस अप्रोच से चलता हूँ. ओके, तो एनीवे योर अप्रोच इज फाइन, एब्सोल्युटली फाइन, एज लॉन्ग एज इट गिव्स यू द रिजल्ट इन द डिजायर्ड टाइम. दैट अप्रोच इज परफेक्टली फाइन. ठीक है ना, क्योंकि हम लोग सब अलग अलग तरीके से काम करते हैं. मैंने आपको ये बताया कि मैं लिंक ढूंढने की कोशिश करता हूँ कि मुझे लिंक अगर सेंटेंस में दिख जाए तो मैं उसको कनेक्ट करके एंड देन आई ट्राई टू फिगर आउट. जस्ट गिव मी 1 सेकंड ना, एक कुछ आवाज आ रही, जस्ट 1 सेकंड.
Sorry. Yes. Okay. So I hope this is clear to everyone. Yes. चलो let's go to the next one. Okay, first देखो 17th का आंसर 4 था, 18th का भी 4 है, ठीक है, 19th हमने कर लिया, 20 कर लिया. All right, now this is a question which is again I would not say it is difficult question. In fact, they take positivity to some shocking extremes. So now if you see, यहाँ पे एक positive word introduce हुआ है, like Papa Roach and Incubus Linkin Park take pride in keeping it positive. Now obvious dilemma is whether to fit it here or to fit it here. Because इसके पहले तो ये पॉजिटिविटी की तो कोई बात ही नहीं है, ये इसी को लिंकिंग पार्क कोई डिस्क्राइब कर रहा है कि ये क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, ऑल ऑफ दैट, राइट. सो अभी यहाँ पे पहली बार पॉजिटिव इंट्रोड्यूस हुआ है एंड दे आर टेकिंग पॉजिटिविटी टू सम एक्सट्रीम. सो ऑब्वियसली दिस कैन नॉट कम एंड 1 and 2, तो ये तो रूल आउट होगा, राइट. नाउ हाउ डू वी डिसाइड कि ये 4 पे आएगा कि 3 पे आएगा कि 4 पे आएगा. तो अब हम अगर 3 पे डालते हैं इसको, तो like Papa Roach and this, they take pride in keeping it positive. Now, suppose I make any statement, can I then immediately start, go to the or raise the degree of it? अभी तो मैं बोल रहा हूँ कि he is good. फिर उसके बाद अगले सेंटेंस में बोल रहा हूँ मैं कि in fact he is better. तो बीच में आप कुछ बोलोगे पहले एक पॉजिटिविटी दिखाने के लिए, and then you will take it one notch high and say and then give example कि वो क्यों बेटर भी है. तो वैसे ही पॉजिटिव है और फिर ये बोल रहा है कि पॉजिटिव को एक्सट्रीम पे ले गया. तो क्या ये सेंटेंस डज इट मेक सेंस? फॉर ऑल द रेज एंड फ्यूरी इन द म्यूजिक दे फील योर पेन. तो दे फील योर पेन, इसमें कौन सा एक्सट्रीम शॉक पॉजिटिविटी है? मुझे तो नहीं दिख रही कि फॉर ऑल द रेज एंड फ्यूरी दे फील योर पेन. दिस इज पॉजिटिव, यस. In fact, they take positivity in shocking extreme. None of the band members utters a single curse word on hybrid theory. This is now an example of positivity to shocking extremes. So fourth, it makes perfect sense. So I hope you were able to figure it out. Sir, why not 2? Can you please answer then? 2. Yes. देखो 2 में आप एक बार बताओ मुझे कि आप यहाँ पे कह रहे हो कि they take positivity, है ना, अगर आपने यहाँ पे लिख दिया है, और यहाँ पे आप कह रहे हो लाइक पापा रोज दे टेक प्राइड इन कीपिंग इट पॉजिटिव. तो इसका क्या सेंस निकले? आप यहाँ पे कह रहे हो कि he is the smartest kid in the class. सपोज आपने एक स्टेटमेंट लिखा, फिर नेक्स्ट सेंटेंस आप बोल रहे हो कि लाइक A and B he is smart. Does it make sense? कि he is Got the it, smartest kid in class, like A and B he is smart. नहीं, पहले आप बोलोगे like A and B he is smart and then you will show his smartness. In fact, he is the smartest kid and then you will explain why he is the smartest kid. है ना? Yes, तृप्ति. सर मुझे समझ नहीं आया कि इसको थर्ड पे प्लेस क्यों नहीं किया, बिकॉज आई थॉट कि मतलब वी आर ऑलरेडी लिंकिंग दिस बैंड टू बी पॉजिटिव एंड हम उसके मतलब डिग्री को जस्ट एम्पलीफाई कर रहे हैं बाय दोस एक्सट्रीम वर्ड्स. अच्छा, एक बार बताओ आप, क्योंकि आप बोल रहे हो कि वो पॉजिटिव में दे टेक प्राइड इन कीपिंग इट पॉजिटिव and now you are reiterating in fact. So would you not first give an example of something by which you can say that this was positive and then in fact they take positive to extremes, और उसको फिर एक्सप्लेन करोगे आप अगले वाले सेंटेंस में. जैसे मैं यहाँ पे बोलूं कि अभी आपने बोला कि लाइक A and B he is smart, in fact he is the smartest. तो फिर इस सेंटेंस का क्या मतलब हुआ? दिस सेंटेंस बिकम्स रिडंडेंट ना. आप अभी उस बोल रहे हो कि वो पॉजिटिव रखा उसने. अच्छा, दूसरा, अब आपको इसमें कौन सी एक्सट्रीम पॉजिटिविटी दिख रही है? दे फील योर पेन. इज देयर ए पॉजिटिविटी, एक्सट्रीम पॉजिटिविटी? इट इज पॉजिटिव, but is it extreme positivity? Extreme positivity is then there is a sentence after that, none of them utters a single curse word. This shows that this is an extreme positivity, क्योंकि जितने भी ये bands हैं they use curse words very very liberally. So that's how it is connected. Okay, yes Sagar. सर मैंने इसको डायरेक्टली ऐसे कर लिया था जब मेरे को 3 और 4 में कंफ्यूजन हुआ था कि जो लास्ट सेंटेंसेस है उसमें आज से जितना अच्छा लिंक नहीं दिख रहा अगर मैं ये वाला सेंटेंस नहीं डालता बीच में. वो करेक्ट है ना, इसके बीच में भी कोई लिंक नहीं है. यू आर राइट. That Yes, is sir. another way to look at it. For all the rage they feel your pain. None of the band members utters a single. इन दोनों में क्या लिंक है? अच्छा बताओ. कि आपका पेन फील कर रहे हैं, there is no, they don't even utter a single curse words. So there is no link there also, ना.
You need to put something in between. Okay, so I hope it is clear. ठीक है, enough. Let's go to this one. Okay, despite the obvious interest, Wars of Roses, अब ये Wars of Roses कोई बुक होगी वहाँ पे जो कि निगलेक्ट किया है हिस्टोरियंस ने, ना उसको मिडिवल में रखा है ना उसको मॉडर्न हिस्ट्री में रखा है, और growing concern with his social history has merely accentuated this neglect. It may be mentioned incidentally, but they are generally regarded as principally. तो इसको मतलब इग्नोर किया गया है वॉर ऑफ रोजेस को, ना तो मिडिवल हिस्ट्री में इसको डाला गया है ना इसको मॉडर्न हिस्ट्री में डाला गया, राइट? तो अब वॉर ऑफ रोजेस हैज बीन रेलेगेटेड बिकॉज ऑफ पॉपुलैरिटी, ये तो एक डिस्टॉर्शन है ना. इट इज नॉट बिकॉज दे आर पॉपुलर तो इसको साइड कर दिया है. ये तो जस्ट एक उन्होंने रेफर किया है कि मॉडर्न हिस्ट्री बिगिंस विद इट एंड मिडिवल हिस्ट्री एंड्स विद दिस. इट डजंट से दैट बिकॉज ऑफ द पॉपुलैरिटी ऑफ दीज टू इसको आपने पीछे छोड़ दिया, तो ये गलत है. डिस्पाइट इन्वॉल्विंग एलिमेंट्स ऑफ इंटरेस्ट, ये लिखा हुआ है डिस्पाइट द ऑब्वियस इंटरेस्ट, historians have ignored War of the Roses from accounts of medieval and modern. इसमें सिर्फ जो मुझे डाउट हुआ था, जिसके लिए मुझे आधा मिनट एक्स्ट्रा लगाना पड़ा था, कि यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि इट इज निग्लेक्टेड बाय हिस्टोरियंस एंड इवन बाय रिसेंट हिस्टोरिकल नॉवेलिस्ट. तो इसमें यहाँ पे नॉवेलिस्ट कैप्चर नहीं किया था, तो दैट मेड मी काइंड ऑफ एक्सप्लोर अदर ऑप्शंस लिटिल मोर केयरफुली. अदरवाइज इसको यहीं पे मार्क कर सकते थे. Historians have wrongly neglected the War of Roses in their accounts of medieval history. देखो, historians have wrongly neglected और अकाउंट ऑफ मिडिवल हिस्ट्री, खाली यहाँ पे मिडिवल हिस्ट्री की बात ही नहीं हो रही है, मॉडर्न हिस्ट्री की बात भी हो रही है, ठीक है. और astonishingly neglected. Now, can we say it astonishingly and wrongly are the same word? This guy is his personal opinion that he is surprised that they have been neglected. Now, can we make a summary of this saying that they have wrongly neglected? I don't think so, because ये इसकी personal view है. Okay, so this is not correct. Wars of Roses doesn't find a space because of lack of interest from political. ये तो बोल रहा है despite the obvious interest, तो ये गलत है. Correct answer इसमें second. Does it make sense? Any doubt in this? We will go to the next one. Okay, now this one is totally, I mean, I don't know what to say. इस तरीके का पैसेज इसमें I could, yes, we can safety Winston Churchill remark, तो कोई हम सोच सकते हैं 1 से स्टार्ट होगा, हम सोच सकते हैं however से स्टार्ट नहीं होगा, 3 से स्टार्ट हो जाएगा. और dread of nuclear exchanges provide one explanation for how the world survived such deep superpower. तो this such deep superpower antagonism can refer to fourth. तो 3 और 4 तो इसमें बन सकता है, राइट? अब क्या करेंगे? So just one second. Yes. 1 week पे है. So अब देखो, safety Winston Churchill remarked had become the sturdy child of terror. However, few of those responsible for maintaining the peace were content to rely on terror alone. तो मुझे तो 2-1, मैंने तो इसमें 2-1 लगा दिया था, देखिए, ठीक है ना. तो मुझे क्योंकि लगा कि few of those responsible for maintaining the peace were content to rely on terror alone. टेरर पे नहीं रिलाई करते हम. ओके, वी वुड वांट सेफ्टी. सेफ्टी हैड बिकम द स्टर्डी चाइल्ड ऑफ टेरर, मींस कि टेरर के बजाय हम सेफ्टी और पीस में ज्यादा बिलीव करते हैं. ओके, तो इसलिए मैंने इसको 2-1 लगाया था, बट आई ऑब्वियसली दिस फेलो हैज डिफरेंट थिंग्स इन माइंड, तो उसने 1-2 बता दिया है. मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है. आई एम ऑनेस्टली स्पीकिंग, दिस इज अ यूजलेस पैरा. ये इसने कहीं कहीं से बीच में से सेंटेंस उठा के, ऑनेस्टली इफ आई आस्क दिस फेलो, आई कैन चैलेंज इट, जिसने भी ये बनाया है पैराग्राफ, कि भाई इस पैराग्राफ क्या मतलब है, ही विल बी एट अ लॉस टू एक्सप्लेन दिस. सिर्फ आप इसमें 2 सेंटेंस जरूर आप इसमें एक्सप्लेन कर सकते हो कि न्यूक्लियर एज जो है वो आ गई, और उसके बाद में लेकिन ड्रेड ऑफ न्यूक्लियर एक्सचेंजेस के कारण कोई भी अनदर वॉर नहीं हुआ. ये दोनों सेंटेंस एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन हाउ आर दीज लिंक टू दीज टू, इट बीट्स मी. ठीक है, तो इसलिए इसके ऊपर ज्यादा चर्चा नहीं करते. यस अशांक. सर मैंने जो आपका आंसर है उसका बिल्कुल ऑपोजिट करा था सर. मैंने 1-2-4-3 बनाया था. नहीं, 1-2-4-3 बनाने का क्या सेंस है? 1-2-4-3. यस सर, 1 से स्टार्ट 4 करा तो था. 3 के पहले आ ही नहीं सकता ना. आप यहाँ बोल रहे हो सच डीप सुपर पावर एंटागोनिज्म. जब तक आपने सुपर पावर एंटागोनिज्म तो यूएस और इसके बीच में ही होगा ना, यूएस और सोवियत यूनियन के बीच में. तो जब तक आप यूएस यूनियन और सोवियत यूनियन और यूनाइटेड स्टेट्स नहीं बोलोगे, तब तक आप सच डीप सुपर पावर कैसे बोल सकते हो?
तो आपका तो मतलब बिल्कुल ही ऑफ ट्रैक है ये, मतलब इसका तो कोई सेंस ही नहीं है 4 to 3 का। तो 3 4 यस ठीक है, आपने अगर 1 2 3 4 बोला था तो फिर भी मैं सोच सकता था, लेकिन सर 4 वो to मे बी वो टाइम मतलब लास्ट सेकंड ही रह गए थे, क्योंकि हाँ इसको हाँ करने कोई में बात मैंने नहीं, 4 मिनट कर दिए थे। 4 मिनट लगा दिए इसमें। यस सर। देखो यार मेरे आप को लोगों को सी सर सर वो एक्चुअली लगा कि जियो पॉलिटिक्स है तो मैं कर लूंगा, बट सर वो समझ ही नहीं आ रहा था फिर। देखो मैं आपको एक बात सच बताता हूँ कि जो सर हमें जस्ट 1 second, लेट मी कंप्लीट दिस पॉइंट हियर। माय पॉइंट इज दैट the biggest learning that we should take from any mock is that why we not wasting time over any question more than it deserves। मतलब मेरे हिसाब से तो 1.5 मिनट से ज्यादा आपको पैरा जंबल को नहीं देना है, कम वॉट में। आपको अगर होना होगा तो 1.5 मिनट में क्लिक हो जाएगा, और नहीं होगा तो आप 5 मिनट भी उसके बाद सिर्फ फोड़ते रहोगे तो भी गलती करोगे। मार्क माई वर्ड्स, मार्क माई वर्ड्स। जब भी मैं इतने एग्जाम आपको क्वेश्चन देता हूँ असाइनमेंट में, आप अगर अपने आप को टाइम करोगे 1.5 मिनट इज इनफ। अगर आपको पैराजंबल होना है तो 1.5 मिनट में हो जाएगा, अगर नहीं होना है तो वो फिर नहीं होगा। ठीक है, तो 4 मिनट इसके ऊपर वेस्ट करना इज अ ग्रॉस मिस मैनेजमेंट ऑफ टाइम। सो प्लीज डोंट फॉल इनटू दिस ट्रैप। ओके, ये और पर्टिकुलरली जब इनका कुछ हमें मतलब ही समझ नहीं आ रहा है। ये अनुभव बोलिए। सर मैं बोल रहा था सर कि ये 3 4 2 1 आपने जो मार्क किया सर वो सही है ना, मतलब ये सही ये गलत आपके है अनुसार ना, सही है ना? ये गलत है आंसर ना। 3 4 1 2 आंसर दिया उसने। ये सर तो मतलब क्या उसका आंसर सही है, लॉजिक जो मुझे लगाया नहीं वो? पता, मुझे नहीं पता। आई डोंट नो एट ऑल। बिकॉज देखो मैं क्या करता हूँ कि जब ये आंसर इनके आ जाते हैं, देन आई कॉपी दिस एंड पेस्ट इट इन गूगल महाराज टू सी कि ये पैसेज कहाँ से लिया गया है। ठीक है ना, तो बाकी के दोनों तो मुझे मिल गए, बट ये मुझे नहीं मिलता। आई कुड नॉट फाइंड सच पैसेज एनी वेयर। ओके, आई ट्राइड अलॉट टू फिगर आउट, एक एक सेंटेंस डाल के अलग अलग तरीके से कि यार मुझे कुछ मतलब तो समझ में आया इसका, तो अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट फाइंड। ठीक है, तो दिस फेलो ही वुड हैव plucked one sentence from here, one sentence from there, one sentence from somewhere else, and made this paragraph. Okay, thinking that he is a smart, what to say, I will not use any expletive here, but this kind of passage is totally इस तरह के नहीं आते हैं। ठीक है, थोड़े बहुत इलॉजिकल आ भी सकते हैं कैड में एक दो, बट कोई बात नहीं, इसके ऊपर ज्यादा हमें वी डोंट हैव टू वेस्ट टाइम ओवर दिस। अगर आपका 1.5 मिनट में हो सकता है तो करो, नहीं तो आगे चलो। ठीक है ना, ये टाइम वेस्टिंग चीजें होती हैं, इनमें फंस के हमें, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है देखो, कि पैरा जंबल जो है ना उसके ऊपर जबरदस्ती का टाइम खोटी ना किया जाए। ठीक है, देर आर मोर इंपॉर्टेंट थिंग्स टू डू। यस अनुभव, ओके, इज देयर एनी अदर Yes. क्वेश्चन? Sir, can you please explain question number 22? एक्सप्लेन Question 22. 22। Yes. 22 Yes, तो sir. आपकी आवाज नहीं आ रही यार, Hello, is it audible now, sir? वेरी फेंटली। हाँ बोलो। Sir, question 2 में over here, how is to the options have हाँ ignored from medieval and modern history, पर इन दोनों के बीच में ये आना चाहिए। नहीं नहीं, तो बीच में नहीं आना चाहिए। वो कह रहा है कि जो मिडिवल हिस्ट्री है, this ebbs with 100 years war, and modern history begins with Tudors, while between the two the tide of interest leaves the wars of Lancaster and York and high, rather high and dry। मतलब कि बीच में, मतलब ये सी दिस इज जस्ट अ वे ऑफ टेलिंग यू दैट मिडिवल हिस्ट्री में भी नहीं है ना मॉडर्न हिस्ट्री में, दोनों में ही नहीं है। दिस जस्ट इज वे ऑफ टेलिंग यू। okay, ओके ऑलराइट, चलो। यस लास्ट वन। अब यहाँ पे हम देखेंगे a decade after Argo won first picture, Ben Affleck brings his populist instinct plus all this। अब देखो यहाँ पे ये पिक्चर की बात कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे पिक्चर की बात हो रही है, यहाँ पे भी पिक्चर की बात हो रही है, ये बीच में नहीं आएगा ये। फिर उसके बाद थर्ड में भी नहीं आएगा, बिकॉज थर्ड में आप अभी उसको डिस्क्राइब कर रहे हो, हियर वी चीयर एज अ कॉर्पोरेट सूट, तो दिस कैन नॉट कम इन हियर ऑल्सो। एंड में अब हो सकता है, मतलब इसमें जो दो इसकी लॉजिकल जगह थी वो 1 में थी या 4 में थी, राइट? बट हियर इन 4 वी आर टॉकिंग अबाउट द मूवी एंड काइंड ऑफ कंक्लूडिंग इट। सो 4 में नहीं, उसको 1 में इट looks much better. Today the Nike swoosh is so ubiquitous, it's hard to remember time when this athletic wear giant was the underdog. And then he talks about कि how he started out. तो ये जो है 2, this connects much better, sorry, this sentence connects with this one much better rather than putting it in the end, क्योंकि 2 और 3 में तो आने का उसका कोई क्वेश्चन है ही नहीं।
तो आपने 2 और 3 एलिमिनेट करो, देन बिटवीन 1 and 4 दिस 1 इज अ बेटर ऑप्शन. Yes. Any doubts in this? So Hmm. I was confused between 1 and 4, Hmm. and I just went ahead and marked 4th. But the problem I was having in selecting 1 is because I thought that the sentence and a decade after Argo, it doesn't, like, there's no connection between that. And I placed it in 4 because I thought that it is sort of describing like a pretext, and then it is talking about the present moment. So maybe this is like a beginning of a para or something like that. नहीं नहीं, बिगिनिंग ऑफ द पैरा किस हो सकता है, ये तो एंड हो रहा है ना यहाँ पे. हियर वी चीयर एज अ कॉर्पोरेट सूट pitches suit running on faith and this pitches Phil Knight first and then one person who matters, Jordan's mom. ये पिक्चर की बात हो रही है ना, ये सब देखो पिक्चर के लोगों की बात हो रही है, और ये सेंटेंस में पिक्चर का कुछ है नहीं, तो इसको कंक्लूजन में रखना इज नॉट रियली वेरी वाइज. टुडे इट इज सो ubiquitous, hard to remember, it was the underdog. This kind of sentences generally begin a paragraph, isn't it? Understood. Okay, ठीक है, चलिए. तो having now done these 8, out of which I think आपको अगर मैं डिफिकल्टी लेवल बताऊंगा तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट था जरूर. दिस वाज ऑफ कोर्स दिस वाज अब्सर्ड, आई मीन डिफिकल्टी लेवल छोड़ो, दिस वाज अब्सर्ड. दिस वाज moderate, I would say. This was again moderate. This was moderate. This was also moderate, and this one was easy, I would say, and this also was easy. ये दोनों इसमें मुझे easy लगे, तो 4-5 इसमें से निकलने चाहिए थे हमें, राइट. तो 4 या 5 अगर हमारे इधर से निकल जाएं, राइट. सो अगर आपने 4 या 5 यहाँ से निकाल लिए तो ठीक है, you got a decent shot, and then we look for one easier RC and one more difficult RC. So 5 is okay. 5 if you got is fine. Now we go to the more difficult part of this. अब सबसे पहले चले हम यहाँ. अब okay, we start reading. In 32, Robbins defined the field of economics. ठीक है भाई. To distance himself. अब देखो पैसेज कितना आसान है डिफिकल्ट पढ़ने का, उसमें आपको 3-4 लाइन में समझ में आ जाएगा कि कितनी टर्मिनोलॉजी उसमें डिफाइन की जा रही है. साइकोलॉजिकल हिडोनिज्म ऑफ वांट्स एंड डिजायर, कितने नाम नए नए आ रहे हैं. मैक्स वेबर्स एनालिसिस ऑफ मीन्स एंड, मतलब एक सेंटेंस शुरू हुआ नहीं और उसमें इतनी सारी चीजें आ गई. इकोनॉमिक्स इज कंसर्न विद दैट एस्पेक्ट व्हिच अराइजेस फ्रॉम द स्केर्सिटी ऑफ मीन्स टू अचीव गोल्स. ये भी कुछ लिखा हुआ है. नन दर इज द फाउंडेशन ऑफ दिस एंटी हिडोनिस्टिक मूवमेंट इज अनरिजर्वेडली पेरिटियन. नो, पेरेटो देखो, अब पेरेटो एनालिसिस जरूरी नहीं है ना कि सबको पता हो. ठीक है, पेरेटो एनालिसिस मोस्ट ऑफ ऑफ कोर्स नो दैट इट 80-20 प्रिंसिपल, एबीसी एनालिसिस एंड ऑल ऑफ दैट. बट आपने ऑलरेडी इसमें इकोनॉमिक्स डाल दिया, साइकोलॉजिकल हिडोनिज्म, मैक्स वेबर डाल दिया, ठीक है, मीन्स एंड रेशनैलिटी डाल दी, पेरेटियन भी डाल दिया. मतलब आदमी जो है वो ऐसे ही कंफ्यूज हो जाएगा कि ये बोलना क्या चाह रहा है. ठीक है ना, सीधे सीधे शब्दों में क्यों नहीं बोल रहा. यस वंशिका. सर मैंने ये पैसेज फर्स्ट पे चूज किया था बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि मेरे को परीतो का कॉन्सेप्ट और मतलब ये सब मैंने पढ़ा था, तो मैंने स्टार्टिंग का पढ़ा तो मेरे को समझ आ गया था. बट डिस्पाइट द फैक्ट आंसर्स इसके सही आंसर नहीं हुए. क्योंकि इसके आंसर में मैं बताऊंगा आपको डाउट है, मतलब इसके आंसर या एग्जैक्टली उसके मेरे को एक का दो इनफैक्ट एक क्वेश्चन दो मेरे को आंसर. 3 लग रहे थे, तो मेरे को पता नहीं क्या था. ठीक है, अभी आते हैं. तो मैं आपको जस्ट अभी ऑर्डर की बात कर रहा हूँ. तो व्हेन आई रेड दिस आई सेड ठीक है, इसको तो बाद में देखेंगे, अभी अभी पहले नहीं देखेंगे. फिर हम इस पे आ गए. तो फोकस ऑन वेस्टर्न मिलिट्री इफेक्टिवनेस डिस्ट्रैक्ट्स अटेंशन फ्रॉम एन इशू दैट इज फ्रीक्वेंटली इंपीरियलिज्म इशू टू एक्सटेंड आउटसाइड. देखो आप जब आप पैसेज सिलेक्ट करते हो तो आपको देखना है कि जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया कि मैंने 3 सेंटेंस पढ़े नहीं है और उसके बीच में देखो कितनी सारी चीजें नाम आ गए हैं, है ना. ये आ गया है, फिर मैक्स वेबर्स एनालिसिस आ गया है, फिर उसके बाद में ये क्या आ गया है लिखा हुआ यहाँ पे, फिर एंटी हिडोनिस्टिक मूवमेंट आ गया, पेरिटियन आ गया यहाँ पे. दीज आर स्पेसिफिक थिंग्स. तो आपको ये इमीडिएटली आइडिया लगना चाहिए कि इसमें टाइम लगेगा. ठीक है, आई एम नॉट सेइंग दैट दिस इज इनकॉम्प्रिहेंसिबल, बट द पॉइंट इज इट विल टेक टाइम. तो अब आप ये वाला देखो कंपैरेटिवली, इसमें कोई ऐसा वर्ड नहीं है यहाँ से यहाँ तक आप अगर देखोगे, एक भी ऐसा शब्द और कॉन्सेप्ट नहीं है कि जो हमें नॉर्मली समझ नहीं आएगा. है क्या? मुझे तो कोई नहीं दिखा. तो देन वी नो यार ये तो ठीक है, दिस वी कैन डेफिनेटली टेक इट अप इन इनिशियल पार्ट ऑफ. ठीक है, तो ये आसान है, इसको आगे चलेंगे.
फिर हम इस पे चले गए, शोपेनहाउयर्स आर्गुमेंट. नाउ आई हैव read a little bit of this, but trust me कि despite that it is quite abstruse, it is very difficult to understand. Schopenhauer's arguments anticipate some of those offered. अब ये देखो, एक ये आ गया Schopenhauer, फिर ये पीटर स्टॉसन आ गया, but there is an important difference between his approach. फिर कांत भी आ गए, नियो कांटियन भी आ गए, ये आ गए. Primarily investigate a priori structures of experience for coherent cognitive life. Why we use these structures, conceal reality, cognitive. So we are almost kind of giving up कि यार ये मतलब काफी डेंस है ना. इट विल टेक अस टाइम टू फिगर इट आउट. तो इसको भी बाद में करेंगे. ठीक है भाई, आगे देखते हैं, शायद हो सकता है चौथा वाला अच्छा निकले. यूनिटैरिटी एज अ प्रिंसिपल नई चीज आ गई, मैंने तो आज तक नहीं सुना. Probabilities of all possible outcomes. What seems like may have a stifling straitjacket preventing from breathing. Oh, quantum mechanics आ गया, gravity आ गई, पहले ही डर लग गया. ठीक है, जो लोग साइंस के स्टूडेंट्स हैं, ओके, आई एम ऑल्सो एन इंजीनियर, बट देन दैट इंजीनियरिंग हैज बीन लॉन्ग लॉस्ट ऑन द वे साइड. तो ये क्वांटम मैकेनिक्स एंड ऑल गिव्स मी एज मच जिटर्स एज इट वुड टू अ कॉमर्स स्टूडेंट. मैथमेटिकली द क्वांटम वर्ल्ड कॉम्प्लिकेटेड, नंबर एम्पलीट्यूड भी आ गया यहाँ पे. अब देखो, मतलब लुक एट द नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज दैट आर बीइंग इंट्रोड्यूस हियर. पॉजिटिव, नेगेटिव और इमेजिनरी नंबर भी आ गए यहाँ पे. एम्पलीट्यूड, ठीक है, प्रोबेबिलिटी, यूटिलिटेरिटी. तो बाय दिस टाइम I was already kind of wondering कि ये क्या है. ठीक है, आपने अगर 4 पहले अटेम्प्ट किया तो ठीक है, मे बी you like something about it. Yes, प्रांजल. सर एज अ कॉमर्स स्टूडेंट भी ना, वो पहले 3 आरसी में सेकंड तो चलो पिक कर लिया, बट उसके बाद बाकी 3 आरसी में से ये बेटर लग रहा है सबसे. ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बट मतलब आई एम जस्ट टेलिंग यू माय पर्सपेक्टिव दैट मैंने उसको अब डिसाइड करा कि भाई 2 पहले किया जाएगा. ठीक है, एंड देन आई सेड सी, मुझे मतलब इसमें थोड़ा सा ज़्यादा इसमें टाइम लगेगा. ठीक है, बिकॉज देर आर सो मेनी थिंग्स, सो मेनी कॉन्सेप्ट्स. हिल्बर्ट स्पेस यहाँ पे नया आ गया था. ठीक है, आई हैड रेड टिल दिस फार, ये हिल्बर्ट स्पेस एक नई चीज़ आ गई यहाँ पे. एंड देन आई लुक्ड एट द क्वेश्चंस आल्सो, सो आई कुड थिंक दैट, आई कुड फील कि इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, तो इसको मैंने लास्ट में रखा. ठीक है, आई सेड आई विल डू इट इन द ऑर्डर ऑफ 2, 1, 3 and then 4. So this was my order. If at all I will reach here. ठीक है, I'll do 2 को आराम से कर लेंगे, 1 और 3 में कुछ ना कुछ करके 3 तक जाते जाते टाइम अगर नहीं बचेगा तो डायरेक्टली इधर उधर से हाथ पांव मार के क्वेश्चन निकाल लेंगे. ठीक है, दैट वाज द आइडिया. तो बाकी लोगों ने क्या किया? I mean, did you do 2 or is there anyone who did not do 2? Sir, I attempted first, then fourth, then 2. तो ये आपने थोड़ी सी गलती नहीं करी क्या? सर बट मेरा सर मुझे फोर्थ सही लगा, उसमें तो सारे करेक्ट हो गए. फोर्थ में सारे करेक्ट हो गए? अरे वाह, हाँ. वेरी गुड. यस राहुल. मेरा भी सर फोर्थ सही है. फिर सर मैंने सेकंड करा, फोर्थ के बाद मैंने मतलब बस सर यही 2 चूज करे थे कि फोर्थ और सेकंड करने हैं. तो सर फोर्थ तो सही चला गया, सेकंड में सर 2 ही करेक्ट हुए. इससे सेकंड में गलती हो गई. पता नहीं, फिर मे बी आई काइंड ऑफ डिड नॉट गिव इट सो मच इम्पोर्टेंस. मैंने तो इसको मतलब अभी भी इनफैक्ट मुझे तो करना है, मैं इसको ऐसे ही, तो आई जस्ट लेफ्ट इट. आई डिडंट इवन ट्राई टू डू इट आफ्टर दैट. यस शशांक. सर मैंने फोर्थ पढ़ा नहीं, मैंने सर फर्स्ट एंड सेकंड करे क्योंकि इकोनॉमिक्स था, मेरे को लगा शायद हो जाएगा. सर समझ मेरे को 20% भी नहीं आया, बट सर उसमें 3 करेक्ट हो गए फर्स्ट वाले में, एंड सेकंड वाले में 4 करेक्ट हो गए. तो फिर ठीक है ना, एज लॉन्ग एज यू गेट द रिजल्ट दैट यू डिजायर. और क्या चाहिए? ठीक है, 3 और 4 सही हो गए तो दैट इज वेरी गुड. और अगर आपके 7 सही हो गए और अगर 5 उसमें सही हो गए तो 12 सही हो, तो यू आर ऑलरेडी ईटिंग 99, मतलब ऑलमोस्ट इन द जोन. तो ठीक है सर, वो बाकी में 3 सही हुए थे. बाकी उस ये में 3 ही सही हुए. हाँ सर, वो एक तो मैंने मतलब करा नहीं था. ओके. और लास्ट वाला भी मैंने गलती कर ली थी. ठीक है, चलो कोई बात नहीं. तो नाउ वी गो इन दिस ऑर्डर ओनली, इसी ऑर्डर में चलते हैं. तो ये वाला जो था, देखो इसमें कुछ ज्यादा कुछ भी नहीं था, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड था. आई डोंट नो अगर किसी ने भी ये छोड़ा है तो मुझे नहीं पता क्यों छोड़ा है. इसमें सिंपली ये बताया जा रहा है कि जो भी हम अगर इंपीरियलिज्म को अगर स्टडी करेंगे, ठीक है, तो इंपीरियलिज्म में हमें ये जरूर देखना पड़ेगा कि जो भी एक इंपीरियलिस्ट पावर है जिसने आगे कॉलोनाइज किया कहीं पे भी, उसने लोकल लोगों का सहारा लिया है. ठीक है, लोकल पावर प्लेस को उसने यूज किया है अपने लिए, और लोकल वालों ने भी उसको यूज किया है अपने इंटरेस्ट फर्दर करने के लिए. और अगर उसमें मतलब हमें तो ज़्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है. हमने हिस्ट्री जितनी पढ़ी हुई है तो उसमें ब्रिटेन का जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो आई थी और जितने भी लोग आए थे, तो उन्होंने
डिवाइड एंड रूल और ये सब ऐसे ही किया ना, उन्होंने किसी के साथ हाथ मिला लिया, किसी के साथ कुछ करके, और फिर उस तरह से उन्हें कब्जा किया। तो ये उसी के एग्जाम्पल दिए हुए हैं इसमें, राइट। ब्रिटिश कंट्रोल सदर्न अफ्रीका में, ब्रिटेन बेनिफिटेड फ्रॉम दिस। French also had some success with non-military efforts at pacification and assimilation, particularly in this. So ये सब examples दिए हुए हैं उसमें, right? And then such methods as well as ability to win local support can be seen as important if the distinction between what battle and war is grasped. Range of factors that led to victory, including grew more deadly weapons, did not necessarily ensure success. Instead, relatively small Western forces sought in their own apparent interest to direct states and people. Which often meant claiming formal but found that means available were limited. As a consequence, they took part in local power plays. फिर वही बात है, okay, again he is just reinforcing the same idea कि local power play use करके जितने भी imperial power है उन्होंने अपना rule establish किया. And then again, native military support continued to be the pattern for Western imperialism in the 20th century, whether on offensive or defensive. फिर Italian force का भी example दे दिया उसको. ठीक है, तो an emphasis on role of power plays risk demilitarizing military history, but this perspective is important. तो this was a fairly, I think, straightforward passage. तो इसके क्वेश्चंस देखते हैं. Which of the following, if true, provides the least support? अब ये उसका आपको समझना है कि ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, it was an interesting question. Least support. तो आर्ग्यूमेंट उसका ये है कि लोकल लोगों के साथ मिलके उन्होंने अपना रूल इस्टेब्लिश किया. तो अब अगर एक ऑप्शन हमें ऐसा मिल जाएगा जो कि बताएगा नहीं किया, तो हम उसको मान लेंगे. तो इन 1900 द ब्रिटिश फोर्स दैट रिपेल्ड द आर्मी व्हेन द लैटर अटैक वाज लार्जली कंपोज्ड ऑफ सोमालीज. तो इन्होंने सोमाली लोगों के अगेंस्ट सोमाली को यूज किया, तो ये तो सपोर्ट कर रहा है ऑथर का आर्गुमेंट. जापान बेनिफिटेड बिकॉज इट वाज मोर यूनाइटेड, नॉट लीस्ट इन द कॉन्ट्रास्ट विद द एक्चुअल डिवीजन. यहाँ पे अब देखो ये डिफरेंस है, इसमें जापान बेनिफिटेड बिकॉज दे वर यूनाइटेड, इट इज नॉट दैट दे टुक द हेल्प ऑफ एनी लोकल पीपल. सो इस वाले में नहीं है वो लोकल पीपल. ठीक है, तो ये रख सकते हैं. ब्रिटिश फोर्स essentially one of white officer and 800 Nigerian troops. तो नाइजीरियन ट्रूप्स को यूज करके नाइजीरिया को हराया उन्होंने, तो ये तो एग्जांपल है उसका. और किंग इसने सॉट फ्रेंच एड व्हेन अटैक बाय दिस, तो ये भी उसका एग्जांपल है. करेक्ट आंसर 2 हो गया इसमें, isn't it? ये तो अच्छा क्वेश्चन था, राइट. द एग्जांपल ऑफ एन इटालियन फोर्स कंपोज्ड लार्जली ऑफ सोमाली इरेगुलर्स वर प्रोवाइडेड बाय द ऑथर. तो ये लास्ट में इसमें मिल जाएगा हमको. Native military support continued to be the pattern for Western imperialism in the 20th century, whether offensive or defensive. तो ये उसी का एग्जाम्पल दिया हुआ है. ये जो स्टेटमेंट है इसका, इसी का इसने एग्जाम्पल दिया हुआ है. तो ये तो बहुत क्लियरली यहाँ दिया हुआ है. वेस्टर्न इंपीरियलिज्म थ्राइव टू सपोर्ट फ्रॉम लोकल मिलिट्री सपोर्ट, यही जो यहाँ पे इसने दिया हुआ है. तो आई थिंक दिस वाज आल्सो अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, इजंट इट? इसमें आपको कोई और लगा क्या, कोई आंसर? किसी ने थर्ड लगा दिया क्या? थोड़ा डाउट हो रहा था सर. सर थर्ड नहीं हो सकते इसमें? नहीं, पर देखो आप थर्ड, सी मैं थर्ड सही है गलत है नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन आप एक चीज देखो ना, आपको इस तरह के क्वेश्चन में एग्जैक्टली इसकी लैंग्वेज रीड करो ना. अगर यहाँ पे ये लिखा होता कि देयर आर सम सिचुएशंस इन विच लोकल पावर प्लेस प्लेड अ बिगर रोल देन द मिलिट्री इटसेल्फ इन 1934 इन इटालियन फोर्स दे दिस, तब आप कह सकते हो थर्ड. अब यहाँ पे वो कह रहा है कि नेटिव मिलिट्री सपोर्ट कंटिन्यूड टू बी द पैटर्न फॉर वेस्टर्न इंपीरियलिज्म इन द 20th सेंचुरी. तो इसी चीज को ये हाईलाइट कर रहा है ना, इट कंटिन्यूड टू बी द पैटर्न इन 20th सेंचुरी. मतलब कि ये पहले होता, ये अभी देखो ये सब 19th सेंचुरी और उसके पहले की बातें कर रहा है. फिर ये कह रहा है कि ये चीज 20th में भी चल रही थी, और उसका एग्जाम्पल उसने 1934 पे दिया हुआ. तो इसलिए उसने ये तो थ्राइव थ्रू सपोर्ट इसी को किया ना. फिर ये नहीं कह सकते कि इट प्लेज अ ग्रेटर रोल, ये नहीं कह सकते. ओके, यस सर. ऑलराइट. From the statement, emphasis on local power play risks demilitarizing. What this perspective is important. ये यहाँ पे चले आते हैं हम देखने के लिए straight forward. And emphasis on role of power play risks demilitarizing military history. मतलब ये है कि आप ये कह रहे हो कि यार local power play अगर यूज करना, हमने उसके ऊपर फोकस किया, तो हम तो मिलिट्री हिस्ट्री को डीमिलिटराइज कर देंगे. लेकिन ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ये पर्सपेक्टिव इंपॉर्टेंट है इस पूरी चीज को समझने के लिए. ओके, तो वो आपको दिया हुआ है. देयर इज मोर टू वॉर, ऐसा तो नहीं है ना कि मिलिट्री एक्सप्लॉइट से ज्यादा कुछ और भी चीजें. मिलिट्री हिस्ट्री शुड इंक्लूड द रोल ऑफ पावर प्लेस फॉर अ ट्रू नैरेटिव ऑफ द वॉर. तो इसमें ये आप, इसमें हो सकता है आपका 1 में कंफ्यूजन हो इसमें, और किसी में है क्या कंफ्यूजन? नो सर, 1 में. ठीक है, तो इसमें सेकंड वाज द करेक्ट आंसर.
पर्पज ऑफ द फर्स्ट पैरा, देखो पर्पज ऑफ द फर्स्ट पैरा बहुत क्लियर है इसमें कि आप ये बता, अभी तो आप एक्सप्लेन कर रहे हो। अब इसमें एक ऑप्शन हो सकता है कि कोई इसमें आप इससे कंफ्यूज हो सकते हो सेकंड वाले से, कि शो हाउ ब्रिटिश बेनिफिटेड इन देयर इंपीरियल एम्बिशंस, बट दैट इज नॉट द पर्पज ऑफ द पैरा। ओके, ब्रिटिश का तो जस्ट एक एग्जांपल दिया उसने। पर्पज ऑफ द पैरा उसने ये बता दिया कि फोकस ऑन दिस डिस्ट्रैक्ट्स अटेंशन फ्रॉम एन इशू दैट इज फ्रीक्वेंटली ओवरलुक्ड if a military approach, but that is very important. Okay, issue of the role of outsiders in the local power place, ये बड़ा important है। तो यही बताने की कोशिश की जा रही है, right? Argue that role of outside powers is critical to understanding imperialism. Third becomes the right answer. So, Hello, sir. हाँ बोलो। Sir, why can't it be one, sir? Highlight the importance of Western military effectiveness. Highlight the importance of Western military effectiveness in aiding. Yeah, this is exactly the point that he's trying to downplay. He's exactly trying to downplay this. देखो आप एक चीज समझो, इंपीरियलिस्टिक एक्सपेंशन मतलब ये है कि सपोज करो कि कोई कंट्री है, उसने दूसरे के ऊपर कब्जा कर लिया। नाउ जनरली इट इज थॉट दैट दे वर मिलिटरीली वेरी स्ट्रॉन्ग, राइट? दे हैड अ वेरी स्ट्रॉन्ग मिलिट्री स्ट्रेंथ, और देयर स्ट्रेंथ वाज वेरी significant, and that is why they were able to conquer some land. तो ये तो एक ट्रेडिशनल अप्रोच है इंपीरियलिस्टिक एक्सपेंशन, लेकिन वो कह रहा है भाई ऐसा नहीं है। आप इसमें जो लोकल पावर प्लेज के साथ में आउटसाइडर्स को मिलके जो इन्होंने, जैसे इंडिया के अंदर अगर हम बोलें कि अगर इंडिया में आप एग्जांपल ले लो ना, ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी तो उनके पास कोई मिलिट्री फोर्स थी क्या? वो तो ट्रेड करने आए थे। वो तो फिर धीरे 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 अगर आप टोटल अगर मिलिट्री पावर देखोगे तो किसी भी टाइम पे इंग्लैंड की कोई हमारे जितनी कॉम्प्रिहेंसिव थी क्या? लेकिन हमारा देश तो इतने टुकड़ों में बटा हुआ था ना, लोकल पावर पे इतने ज्यादा थे। निजाम ऑफ हैदराबाद कौन थे वो, कितने अलग अलग बैटल्स हुई हैं उसमें, वो लोग जाके ब्रिटेन से इनके लोगों से मिल जाते थे। तो यही तो बताने की कोशिश कर रहा है वो, आप देखो उसको। फोकस ऑन दिस डिस्ट्रैक्ट्स अटेंशन फ्रॉम एन इशू दैट इज फ्रीक्वेंटली ओवरलुक्ड but one that is nonetheless important. This is the issue to the extent to which the role of outside power has to be understood in terms of local place. So that concurrent view becomes effective insofar. So reciprocal patron-client relationship was critical to this. तो ये वही बता रहा है ना, ये तो first so exactly opposite है आंसर का, isn't it? Yes, sir. Understood. All right. So fine. Let's now go to this one, first one. Just I'll take one minute. Just hang on. Just sorry. Okay, so now what is he saying here? So economics को कोई series of relationship बता रहा है, and psychological hedonism means wanting only pleasure. So उससे डिस्टेंस करने के लिए कुछ मैक्स वेबर का एनालिसिस यूज किया, मीन्स एंड रैशनैलिटी। सो scarcity of means to achieve given ends. Foundation of this is unreservedly parity. अब देखो पेरेटो एनालिसिस जो कहता है कि 80-20, दैट मीन्स हम हर चीज अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से करते हैं, राइट? एंड 80% ऑफ आवर एफर्ट्स बेसिकली गो टुवर्ड्स अचीविंग 20%. तो इस तरह से पेरेटो एनालिसिस, पेरेटो कुछ उसने बता दिया। Different possibilities offer different incentives. These can be arranged in the order of their intensity. The idea of arranging preferences is derived directly from conception of scarcity. मतलब ये बोलने की कोशिश कर रहा है कि इंडिविजुअल्स जो होते हैं वो अपनी जो भी उनकी एक प्रेफरेंसेस हैं उसको एक ऑर्डर में अरेंज कर देते हैं। तो वो एक रैशनल तरीके से काम नहीं करते, बल्कि वो अपने देखते हैं कि उनको क्या एंड अचीव करना है और उनके पास में कितने रिसोर्सेज हैं और उस हिसाब से वो लाइन अप कर देते हैं। समथिंग लाइक दैट ही इज ट्राइंग टू सजेस्ट हियर। एंड
और इसमें आप अगर लास्ट पैराग्राफ में चले जाओगे तो ये कह रहा है कि ये इट इज साइकिकल नॉट फिजिकल, दैट मीन्स इसमें कोई फिजिकल एविडेंस नहीं है, कोई इसमें डेटा नहीं है हमारे पास में, ऑब्जेक्टिव मीन्स ऑफ एवेल्युएशन नहीं है, तो ऐसा कुछ बोल रहा है. ओके, सो अगेन नॉट not something which I cherished reading and not something that gives a very clear idea of what he's trying to say. So इस इन सिचुएशंस में क्या करना चाहिए? इन सिचुएशंस में हमें सीधे उठा के कहाँ जाना चाहिए? क्वेश्चंस पे, राइट? तो let's see whether without understanding it to any extent, let's say for that matter, forget about understanding it in depth, but without understanding to any extent, can we look at answering the questions? तो अब हम सीधे सीधे चले गए सिसिफियन टास्क मेंशन इन द लास्ट सेंटेंस ऑफ द पैसेज. अब लेट्स रीड व्हाट इज द सिसिफियन टास्क. क्या होता है? डज एनीवन नो व्हाट इज दिस सिसिफियन और हु इज दिस सिसिफियस? किसी को याद है? यस सुनील. सर वो ग्रीक मिथोलॉजी में कैरेक्टर है जो रोल करता था पे बॉल, वो नहीं, बॉल को नहीं, चट्टान को ऊपर लेके जाता था, स्फीयर शेप का मतलब बोल्डर था. को, है ना, बोल्डर को ऊपर लेके जाता था और फिर नीचे आ जाता था. यस. तो दैट मींस सिसिफियन टास्क मींस कि दैट इज अ यूजलेस टास्क, उससे कोई रिजल्ट नहीं निकलने वाला. तो अब किसको बोल रहा है? ठीक है, तो इसको मेरे को मतलब जस्ट टू फिगर इट आउट आई टुक अ लिटिल व्हाइल कि वो क्या बोल रहा है. The problem is that psychology has failed to measure empirically the scales of relative valuation of individual feelings. कि जो इंडिविजुअल फीलिंग्स हैं उनकी रिलेटिव वैल्यूएशन की स्केल मेजर नहीं हो पाई है. वी कैन ओनली फील अ इंडिविजुअल सब्जेक्टिव वैल्यूएशन प्रोसेस विदाउट बीइंग एबल टू ऑब्जर्व इट एज अ फैक्ट. तो इसलिए हमें सिसिफियन टास्क को अबैंडन कर देना चाहिए. अभी देखते हैं इसमें से कौन सा ऑप्शन, द ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ इंडिविजुअल फीलिंग्स. तो इसको तो हम हटा सकते हैं, ठीक है, ये तो एक एलिमिनेट कर सकते हैं. ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ फीलिंग्स की बात तो नहीं कर रहा है, राइट? Let's look at the second one, the defining the process of individual subjective valuations. Defining the process. Now मुझे तो ये इसने आंसर शायद यही बताया हुआ ना, मुझे इस पे आई हैव अ डाउट है. यही है. हाँ यही है ना. मैंने थर्ड मार्क किया है. मैंने भी इसमें मार्क तो यही थर्ड ही किया था. ओके, आई ऑल्सो हैड मार्क थर्ड इन दिस. एम्पेरिकल मेजरमेंट ऑफ इंडिविजुअल फीलिंग्स. हम यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उसके पास में कोई डेटा नहीं है, राइट? तो इकोनॉमिक्स शुड अबैंडन दिस व्हिच फाइनली लीव्स ओपन डोर टू सब्जेक्टिव नॉर्मेटिव जजमेंट्स. तो अगर आपको सब्जेक्टिव जजमेंट मिल रहे हैं इससे टास्क को अबैंडन कर दो, मतलब कि यू आर ट्राइंग टू गेट सम एम्पेरिकल मेजरमेंट ऑफ द फीलिंग्स. तो मैंने ये करके मार्क किया था थर्ड. अब इसका जो है ही थिंक्स ऑफ समथिंग, ही थिंक्स दैट दिस इज रॉन्ग आंसर. आई डोंट नो व्हाई. आइडेंटिफाइंग एन इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स वैल्यूएशन, आइडेंटिफाइंग, तो ये तो चलो ठीक है, ये तो इसमें गलत लग ही रहा है मुझे, इसको तो गलत कर देते हैं. अब इन दो में से मैंने तो थर्ड मार्क किया, इसने सेकंड मार्क कर दिया. सर मैंने भी थर्ड ही मार्क किया था. नहीं, फोर्थ में तो बोल रहा है आइडेंटिफाइंग प्रोसेस, ये डिफाइनिंग. हाँ, इनफैक्ट हाँ सॉरी, इनफैक्ट ये फोर्थ भी जो कह रहा है आइडेंटिफाइंग एन इंडिविजुअल सब्जेक्ट वैल्यूएशन प्रोसेस, डिफाइनिंग द प्रोसेस ऑफ इंडिविजुअल सब्जेक्ट वैल्यू. मतलब मुझे तो समझ नहीं आ रहा इस तरह के ऑप्शन बनाते क्यों है ये. वैसे बात सही है कि ये फोर्थ भी जो है इसमें भी आप ये वर्ड देखो, आइडेंटिफाइंग एन इंडिविजुअल सब्जेक्टिव वैल्यूएशन प्रोसेस, डिफाइनिंग द प्रोसेस ऑफ इंडिविजुअल सब्जेक्टिव वैल्यूएशन. दोनों में वैसे क्या फर्क है? बात तो सही है, डिफाइनिंग द प्रोसेस और आइडेंटिफाइंग द प्रोसेस. आई मीन आई डोंट नो, क्या ये जो एक सेंटेंस इसने लिखा है इसके बेसिस पे ये इस तरह का क्वेश्चन दे सकता है? आई डोंट think that he is justified in doing so. So this is a useless, stupid question. Yes, Anubhav, go ahead. Sir, over here it's mentioned that economists should therefore abandon this Sisyphean task. So over here, I mean, correct me if I'm wrong. The passage is trying to say that the economist was trying to objectively process how an individual is making decisions or making judgments. So the author is asking that the economist should not be doing the task of objectively evaluating individuals. No. आप उसको ऐसा नहीं है, ऑब्जेक्टिवली ही करना है उसको. टास्क, दिस सिसिफियन टास्क इज बेसिकली ट्राइंग टू
trying to measure. No, so just a second. The Sisyphean task which finally leaves the door open to subjective. So what he's saying is they are trying to measure empirically the scales of relative valuation. So this empirical measurement of these individuals' feelings, that is what is being considered as a Sisyphean task because it cannot be done. Therefore, it should be abandoned. But sir, the empirically तो वो according to Robbinsworth, वो भी psychology is trying to empirically evaluate that. The problem is psychology have failed, not economics. No. See, this Sisyphean task, you cannot take it into any other para. You have to restrict yourself to this only, na? See, when he's saying this Sisyphean task, so which Sisyphean task? What is given here in the last couple of sentences only before this? Where, I mean, this reference of this task is not given anywhere else. Is there? No. No, it's not there. See, this is very specific to the last couple of sentences. So, I mean, as per me, this empirical measurement of individual feeling, this was correct because this is what is not possible. And that's why we should abandon it. Defining the process of individual's subjective valuation or identifying an individual subjective valuation process, इसमें क्या फर्क है दोनों में? मतलब ये दोनों जो ऑप्शन है, इनफैक्ट देखिए कि इंडिविजुअल सब्जेक्टिव वैल्यूएशन प्रोसेस और प्रोसेस ऑफ, ये तो ठीक है, ये दोनों सेम है. तो आइडेंटिफाई करना या डिफाइन करना, तो यहाँ पे हम डिफाइन करने की कोई हमारी बात है क्या? इनफैक्ट तो आई डोंट नो इसने बी आंसर कैसे यहाँ पे बताया है. मेजर जरूर कर रहे हैं एम्पेरिकली हम. सर अभी हम लोग जो हमारा इवैल्यूएशन है, वी कांट डू इट ऑब्जेक्टिवली. That is what we should abandon. That is why we should abandon. So, and that is the Sisyphean task. Yes. So, sir, one क्यों गलत हो गया? The One. Sisyphean task is is Objectification. No. See, what is the meaning of objectification? What do you understand by this term objectification? See, don't confuse it with being objective or subjective. Okay, ये दोनों नहीं है. Objectification तो बहुत अलग चीज होती है. जैसे women have been objectified. Okay, that means जो उनको consume करने के हिसाब से object, of something desire or something, वो objectification होता है. This being objective or subjective does not refer to objectification. If you are confused with that. Yes, I was confused exactly. So this objectification doesn't mean that making them objective. That's not what it refers to, right? तो इसलिए ये गलत. Okay. तो देखो इसमें हमने ये सेकंड और फोर्थ में मुझे फर्क नहीं पता. तीसरा मेरे हिसाब से सही था. इस आदमी ने some vague explanation देके सेकंड जस्टिफाई कर दिया है. तो I don't know. ठीक है, let's move forward. Which of the following best captures Max Weber's analysis mentioned in the first paragraph? ये ठीक है. देखो ये वाला क्वेश्चन ठीक है, इसको आप कर सकते हो. मैक्स वेबर का एनालिसिस है, क्या बोलता है कि is concerned with that aspect of behavior which arises from the scarcity of mean to achieve given ends. तो यहाँ से आप आ सकते हो इस वाले पे. ठीक है, that individual behavior may depend on resources available to attain certain ends. इन बाकी के सारे ऑप्शंस में कहीं पे भी एंड्स नहीं बताया हुआ. और दूसरा एडवर्सली इंपैक्टेड नहीं बताया हुआ है. ठीक है, जो यहाँ पे बोल रहा है इन्फ्लुएंसेस द एंड्स. तो therefore this 3 can be ruled out and this was a okay question which can be done. Okay, there is nothing wrong in this question and this answer is also correct. Do we agree? Sir, may depend क्यों होना चाहिए? Max Weber was very confirmed about the fact, ना? हाँ. So he was saying that it's for the function, मतलब that is somewhat related. Not. No. You are going for answer D. Yes. Delhi. Yes. No, but where is it written to achieve certain ends? That is very important here, na? See, your behavior, whatever ends you want to achieve, and whatever is the means that is available, on that your behavior will not in general on availability of resources. Availability of resources for what? Suppose somebody wants to go to the moon, that is the end. So you will look at your behavior will depend upon your resources available for that. Whether you have the necessary qualification, whether you have the necessary training, whether you have the necessary resources in terms of monetary or other facilities to go somewhere. अगर किसी को मून पे नहीं जाना, किसी को पड़ोस के शहर में जाना है, मुंबई में विरार लोकल पकड़ के विरार जाना है, तो he will look at the resources from that perspective. तो ये तो बहुत important है ना इसमें. Your behavior definitely has to be linked to what you want to achieve. So without this becomes wrong. अगर यहाँ पे लिखा होता to attain certain ends, तो ये बिल्कुल सही हो जाता.
Does it make sense? यस सर मैंने एक्चुअली एलिमिनेट किया था मे डिपेंड के रीजन मे मतलब मतलब अच्छा देयर अब इज सम देखो कंफ्यूजन वेरी गुड पॉइंट. Now let me clarify this. May, might, could. This is a broad thing. It subsumes is are. बात समझ रहे हो आप? This is a broader thing. तो अगर आपने ये लिख दिया है तो आपने ये कवर कर दिया है, लेकिन अगर ये लिखा हुआ है तो फिर ये नहीं कवर हुआ है. You get my point? यस सर यस सर सपोज वहां पे लिखा होता कि मे, ओके मे, और आपके आंसर में इज होता तो वो नहीं होता, लेकिन वहां पे इज लिखा है और यहाँ पे मे लिखा है तो दिस इज ओके. ओके सर दिस इज अ गुड पॉइंट एक्चुअली. ठीक है, तो मे, कुड, माइट इज अ बिग सेट, सुपर सेट, एंड इज, आर, विल जो डेफिनेटिव होते हैं वो सबसेट होते हैं. मैंने भी इसी रीजन की वजह से 4 किया था. ओ हो नहीं, लेकिन ये देखो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज थी यार. यस ना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज थी. ठीक है, उस समय लगा कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होगा बट देन नाउ यस. ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग वीकन्स द पेरिटियन बेसिस ऑफ एंटी हेडोनिस्टिक. ठीक है, ये भी कोई क्वेश्चन में ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है. पेरिटियन बेसिस का जो ये है, द फाउंडेशन ऑफ हिज एंटी हेडोनिस्टिक आर्गुमेंट says that all that we need to assume as economists is the obvious fact that different possibilities offer different incentive. बस अब इसको वीकन करना है आपको. तो अब देख लो आप कि it is not possible to objectively compare incentives across various possibilities. यहाँ पे लिखा हुआ है different possibilities offer different incentives and these incentives, यहाँ तक इसको extend कर दो, and these incentives can be arranged in the order of their intensity. तो इसको वीकन करने के लिए ये पहला वाला जो है वो काफी ठीक है. इट इज नॉट पॉसिबल, तो वीकन हो गया ये, isn't it? तो ये वन निकल जाएगा इसमें से. तो ये आंसर, ये भी we could arrive at this without even reading. So what I am trying to demonstrate here is that without really understanding the whole passage, आप इसमें से सिलेक्टिव एरियाज में जा जाके कर सकते थे. तो ये इसमें गलत किया क्या? सर मैंने सेकंड मार्क कर दिया था. क्यों भाई? देयर कुड बी मल्टीपल पॉसिबिलिटीज फ्रॉम सेम. नहीं, ये देखो ये सर मुझे लगा डिफरेंट पॉसिबिलिटीज के साथ डिफरेंट इंसेंटिव्स आने चाहिए, तो यस सर फिर तो मतलब एक अलग अलग पॉसिबिलिटी सेम इंसेंटिव दे तो मतलब थोड़ा वीकेंड नहीं हो रहा था, डाउट तो क्रिएट हो रहा था. क्यों एक मिनट, वही बात है ना, जैसे सबसेट और सुपरसेट वाली बात है कि डिफरेंट पॉसिबिलिटीज डिफरेंट इंसेंटिव. तो मल्टीपल पॉसिबिलिटीज तो डिफरेंट है, और अगर सेम इंसेंटिव भी दे रहा है तो कोई बात नहीं, इसमें क्या दिक्कत है? कहाँ गया वो? सॉरी, अरे यार सॉरी, यहाँ चला गया. हाँ, तो डिफरेंट पॉसिबिलिटीज और डिफरेंट ऑफर डिफरेंट इंसेंटिव एंड दैट दिस कैन बी अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ देयर इंटेंसिटी. अच्छा ये बताओ, आपने अगर आपने ये किया है तो फिर ये क्यों नहीं किया? ये दोनों तो फिर सेम चीज है ना, दोनों सिर्फ आप इधर से देख रहे हो या उधर से देख रहे हो? टेल मी. यस सर. है ना, ये अगर आपने मार्क किया तो ये भी मार्क कर सकते थे, isn't it? Yes, अनुभव. Yes, I was stuck in 2 and 3. मतलब my understanding was कि अगर different possibilities, different incentives, मतलब इसके बाहर कुछ भी हो that can be a weakening statement. मतलब different possibilities, same incentive or same different incentive, same possibility, something like that. Right. अभी पहला वाला eliminated, it was not possible हाँ, तो out of weaken हो रहा है ना. context हो गया पूरा. We cannot compare incentives across various possibilities, therefore it is not possible to arrange. See, इसका जो है आप आगे देखे जाओ ना, it is not possible to objectively compare incentives across various possibilities and therefore these incentives cannot be arranged in the order of intensity. तो ये weaken हो गया, isn't it? Yes sir. All right. Yes, वंशिका. यस सर हो गया, डाउट था, क्लियर हो गया. ठीक है, चलो. ओके, नाउ लास्ट क्वेश्चन. दी ऑथर, ये देखो, ये अब थोड़ा सा चैलेंजिंग है ना. दिस वाज अगेन a dubious question because means and rationality, physical, psychical, not physical. अब ये पढ़ने की कोशिश करते हैं. Even he does not endorse Pareto's recognizing that this is psychical. Let us explain why there is no discrepancy.
It is really not possible to understand the concept of choice, relationship of means and ends, central concept of our science in terms of external data. Option देखें क्या है? There is no data to prove that individuals' subjective valuation is rational. ये subjective valuation और rationality के बीच में तो कुछ है नहीं, तो इसको तो आप eliminate कर सकते हो. There is no way to objectively measure the valuation process of an individual. तो ठीक है, देखो हम जब बोल रहे हैं कि साइकिकल नॉट फिजिकल, तो आपको क्लूज में ऑप्शन मिलना चाहिए कि एक तो ऑब्जेक्टिव जहाँ पे लिखा हो और एक फिजिकल. तो ये वाला साइकोलॉजी द ओनली वे, इसको भी हटा सकते हो आप. यू आर लेफ्ट विद ओनली टू ऑप्शन. देयर इज नो फिजिकल एविडेंस प्रूविंग दैट द रिलेशनशिप बिटवीन मींस एंड एंड एग्जिस्ट्स. इनफैक्ट आई हैड मार्क दिस, मैंने तो ये मार्क किया था इसमें. इसका आंसर इसमें ये बता रहा है बी. There is no way of objectively measure the valuation process of an individual. सर यही तो जस्टिफाइड भी है ना ऑप्शन 2. हाँ, ऑप्शन 2 ही तो जस्टिफाइड भी है सर. सब्जेक्टिवली इवैल्यूएट हर इंडिविजुअल अलग अलग करेगा, दैट इज इम्प्लाइड, बट वी कांट ऑब्जेक्टिवली no, that is okay. That is okay. How do we rule out this? There is no physical evidence that a relationship between means and ends exists. सर आई एलिमिनेटेड दिस बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट फिजिकल एविडेंस की कुछ बात की नहीं है. नहीं, डेटा मतलब तो फिजिकल एविडेंस ही हो गया ना एक तरह से. Would you call data physical evidence or not? सर डेटा इन द सेंस मतलब दो इंडिविजुअल का वैल्यूएशन है, हाउ विल यू डिटरमाइन दैट? नहीं, सी ये कह रहा है इट इज रियली नॉट पॉसिबल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ चॉइस ऑफ द रिलेशनशिप ऑफ मीन्स एंड एंड्स, and therefore he calls it the central concept of our science in terms of external data. हाँ, तो अभी यहाँ पे वैल्यूएशन, रिलेटिव वैल्यूएशन वाली बात अभी कहाँ आई है यहाँ पे? मतलब जब ये साइकिकल नॉट फिजिकल कह रहा है तो ठीक है, चलो. सी माय व्यू वाज दैट दिस साइकिकल मीन्स एंड रेशनैलिटी, साइकिकल नॉट फिजिकल, so I restricted myself to this means and things only. I didn't extend it to over here. यहाँ तक मैं गया ही नहीं हूँ उसमें. There is no way to measure the valuation process of an individual. ठीक है, this is okay. I mean this is fine. ये देखो ये तो ठीक है, लेकिन ये broader चीज बता रहा है, the scales of relative valuation of individual feelings. ये वही बात है ना जो हमारा सेकंड वाला जो क्वेश्चन था, ये उसी तरह का क्वेश्चन है ये एक तरह से. सर क्योंकि इकोनॉमिस्ट वाला पोर्शन बाद में आया था तो आई वाज स्टिल इन द हैंग ऑफ इट. ठीक है, चलो कोई बात नहीं, फाइन. दिस मतलब दिस वाज ओके, सी दिस वाज ओके, बट आई हैड मार्क्ड दिस हियर. ठीक है, चलो कोई बात नहीं, लेट्स लीव इट. ऑलराइट, नाउ वी फाइनली गो टू दिस शोपेनहायर. अगेन सेम चीज है कि शोपेनहायर में भी आपको कुछ ज्यादा समझ में आएगा नहीं, तो वी विल हैव टू go to the questions. I try to read, try to understand, make a little bit of a sense, but not really too much of it. Okay, इस तरह के जो पैसेज होते हैं, मतलब maybe then I feel maybe I should have gone to the fourth one. That may have been a little more objective, but this was quite quite confusing and it needs time. देखो ये समझ में तो आ जाएगा, ऐसा नहीं है कि समझ नहीं आएगा, लेकिन काफी टाइम लगेगा इस तरह के पैसेज को आपको डिकोड करने में. तो इसके बजाय आप सीधे जाके क्वेश्चन पे देख सकते हो, दैट इफ यू कैन आंसर अ क्वेश्चन. यस अनुभव. Sir, I was observing some of the passages from mocks, and I observed that कि इन लोग passages मतलब एक बड़ा सा आर्टिकल के बीच में से कुछ 2-3 पैराग्राफ उठा लेते हैं, पर they use context of the previous paragraphs to come and use the frame the questions. Absolutely correct. Absolutely correct. Under that type of scenario, क्योंकि मैंने कुछ पैसेजेस उठा के सर्च किया और पूरा एंड टू एंड पढ़ लिया वो आर्टिकल का, तो एंड देन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इट वाज मेकिंग सेंस कि क्यों ऑप्शन ये बनाया था, पर वो स्पेसिफिक वो पैराग्राफ्स उठाने के बाद वो समझ में नहीं आता है. Under this scenario, how to nothing can be done. This is the stupidity of this person who has created this. Na, you cannot help it. So I mean, see these mocks. That's why I say कि इसको don't attach more importance to these mocks, because these are, see, मतलब अगर जैसे मैं I keep saying that I know each and every passage that has come in the last 5-6 years. 6 साल में जो पैसेज आया कौन से स्लॉट में, I know it very well. ठीक है, तो इसीलिए जब मैं as soon as I come across a passage, I immediately benchmark it to whatever actual CAT passages have come.
ट्रस्ट मी, और हमने किया भी हुआ है हमारी क्लास में भी और करेंगे भी आगे, आपको ऐसी कोई पी कैट का कोई भी पेपर नहीं मिलेगा जहाँ पे ये इस तरीके के कोई पैसेज, इस तरीके के सच एब्सर्ड ridiculous passages are there. You will not find even one. Yes, there are little dense passages, little dense, जैसे एक स्कैंडल ऑफ फिलोसफी वाला था, एक विजुअल कल्चर वाला है, ऐसे कभी कभी बीच में वो एक पैसेज देते हैं, बट दोज ऑल्सो, मतलब उसके इसके सामने तो वो भी आपको ऐसा लगेगा पढ़ के कि वो आप मतलब कोई ऐसे एक लोकल न्यूज पढ़ रहे हो, वो आपको लगेंगे। इस तरीके के पैसेज जो है देना, मतलब इट्स क्रिमिनल एक्चुअली, दे शुड बी पुट बिहाइंड बार्स, honestly speaking, for giving such things in mocks, because they are playing with the students lives, their futures, and a lot of their aspirations. So I would go in fact to that extent of saying that they should be put behind bars for making this as one of the passage here. So anyway, that's my personal view, but that's how, and you put it very rightly when you say that you pluck 2-3 random paragraphs out of a complete article, and then you use the context of other paragraph which you've not put there and try to frame some questions, and you think that somebody will be able to answer. So it's quite ridiculous. But ठीक है, चलो कोई बात नहीं, जो है वो है, उससे हमें जो फायदा उठाना है वो उठाना है, but that's why I keep telling you that don't take these very seriously. Okay, ये भी खिलवाड़ कर रहे हैं, आप भी खिलवाड़ करो इनके साथ. So all right, तो इसमें भी हम क्वेश्चन पे चले जाते हैं सीधे. My view is we go straight to the questions here. Which of the following was not mentioned as one of the salient features? ये क्वेश्चन को करने के लिए आपको पैसेज तो पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसमें काफी सारी चीजें, इसमें आपको एकदम से ये नहीं होगा. लेट्स लुक एट some other questions. Author mentioned it becomes plausible that would be ready to subordinate and sacrifice to the desirement. हाँ ठीक है, अब ये वाला लास्ट में दिया हुआ है, ठीक है. Does it seems plausible that we would be ready to subordinate and sacrifice all human needs for active agency to its requirements for active? Thus, it becomes plausible that we would be ready to subordinate and even sacrifice all other human needs and desires to its requirements of active agency. Active agency means control. We will be able to sacrifice the desires because we need control. So a question says it would be plausible that we will be ready to sacrifice, to conclude that our requirement for active agency is our most basic need. So this is self-evident from here. The most basic need of the will is our most basic need. अब देखो यहाँ पे you see that I don't agree with his answer. Since Schopenhauer holds that will is what we really are, the essence of our true being, the most basic need of the will is our most basic need. Thus, it becomes possible that we will be ready to subordinate and sacrifice all our human needs and desire to its requirements for active agency. So, ये जो 10 लिखा हुआ है, so my view is that he is telling this statement in order to conclude this. Whereas he says that he wants to conclude that our requirement for active agency is our most basic need. Now, just one sentence before, he's saying that the most basic need of will is our most basic need. And in an answer, he has, ये answer उसने बताया one correct है. He says our requirement for active agency is our most basic need. Does it make sense? Tell me. Honestly, आप एक sentence पहले बता रहे हो कि the most basic need of will is our most basic need. And you are thus it becomes plausible that we'll be ready to for his requirements for active agency. And then you are saying that the requirement of active agency is our most basic need. ये चीज मेरे से हजम नहीं हो रही है honestly. Yes, वंशिका, what's your view? यस, तो मैंने भी सेकंड ही मार्क किया था. एंड उसका मतलब रीजन भी ये था कि एक तो ये भी मेंशन्ड है, तो वो 10 लिख रहा है, तो मतलब इसी को वो हाँ, सपोर्ट कर. इसी को सपोर्ट कर रहा है. You are right. Yes, एंड another. दूसरी चीज, ये उसका मेन आर्ग्यूमेंट भी है, उसने ऊपर भी एक बार यही चीज बोली है, सिमिलर. Correct. Agreed. Yes, Gautam. Yes, sir. I too have marked the option as B because, as it said, like the most basic need is the will, our most basic need. Thus,
means it was referring to the previous statement, means Correct. giving an explanation Correct. to the statement. So करेक्ट करेक्ट. तो देखो मतलब ये तो एक आई मीन आई रियली डोंट अंडरस्टैंड दिस दैट आप वहां पे उस मतलब पैराग्राफ में बोल रहे हो आप कि द मोस्ट बेसिक नीड ऑफ द विल इज आर मोस्ट बेसिक नीड, एंड हियर यू आर जस्टिफाइंग दैट आर रिक्वायरमेंट फॉर एक्टिव एजेंसीज आर मोस्ट बेसिक नीड. आई मीन व्हाट काइंड ऑफ रिडिकुलस यू नो अब्सर्ड ऑप्शन इज दिस. कोई बात नहीं, ठीक है. तो लेट्स मूव टू नेक्स्ट वन. ये ठीक है, ये क्वेश्चन मुश्किल नहीं था. विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकम्पैटिबल विथ शोपेनहाउर's आर्गुमेंटेशन. तो ये आपने एक बार जब बोल दिया कि मोस्ट बेसिक नीड इज आर मोस्ट बेसिक नीड विल, तो विल इज ओवररिडन बाय नीड्स एंड डिजायर, तो दिस बिकम्स अ इनकम्पैटिबल स्टेटमेंट. दिस कैन बी इजीली अराइव्ड एट. ठीक है, ये क्वेश्चन इजी था और इसके बाद वाला भी क्वेश्चन इजी है. दिस शिफ्ट शुड नॉट बी. तो इसमें आप सीधे चले जाओ शिफ्ट के ऊपर, यहाँ पे चले जाओ सीधे जो शिफ्ट की बात कर रहे हैं. दिस शिफ्ट शुड नॉट बी सरप्राइजिंग. तो शिफ्ट क्या बोल रहा है, यहाँ से पढ़ लेते हैं. इन सीकिंग टू एक्सप्लेन व्हाई वी आर विलिंग टू यूज दिस स्ट्रक्चर्स इवन दो दे inevitably conceal reality, does not limit himself to exclusive cognitive considerations. He considers these structures to be primary enablers of knowledge, primary enablers of action rather than of knowledge. तो this shift should not be surprising because ये यहाँ पे इसने आंसर दे दिया, राइट. तो वो आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएगा. अ प्रायरी स्ट्रक्चर्स ऑफ एक्सपीरियंस enable action more than knowledge according to Schopenhauer. तो ये मेरे ख्याल से इसमें हम 1 टिक कर सकते हैं. तो मतलब ठीक है, दिस कैन बी रीजनेबली अंडरस्टूड. यहाँ पे आप अगर सिर्फ 2 लाइन भी पढ़ोगे तो आपको ये आंसर मिल जाएगा. तो अब आप बताओ कि मतलब लुक एट द यू नो फार्सिकल नेचर ऑफ दिस पर्टिकुलर पैसेज. ये आपने एक पैसेज दे दिया, उसमें से एक सेंटेंस यहाँ से पिक कर लिया, उसमें से कुछ पूछ लिया, 1-2 सेंटेंस यहाँ से कुछ पिक कर लिए. मतलब व्हाट इज इट दैट यू आर ट्राइंग टू डू यार, इस तरीके के पैसेज देके, राइट. अब अगर हम इसकी बात करें तो ये अगर हम पढ़ेंगे फर्स्ट और सेकंड पैराग्राफ तो वी विल बी एबल टू फिगर आउट दैट इसमें फोर्थ इज द करेक्ट आंसर, टू आइडेंटिफाई आवर फंडामेंटल नेचर थ्रू कॉग्निटिव कंसिडरेशंस. क्योंकि यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है एक चीज, वन थिंग विच इज गिवन हियर इज दैट this does not limit to exclusively cognitive considerations. That means इसमें cognitive consideration के beyond भी कुछ है. तो मैंने तो ये देख के इसको I had marked and that is the correct answer. So that's where we are. So any comments, views? All right. तो अब आई वुड नॉट रियली डिस्कस दिस क्योंकि मैंने ये किया नहीं है. आई डिडंट इवन फाइंड टाइम टू गो थ्रू इट नॉर द इंक्लिनेशन, सो वी कैन स्किप इट. एनीवन हैज आई मीन एनी अदर काइंड ऑफ अ क्वेरी और क्वेश्चन यू कैन आस्क. सो मेरा आपको सजेशन यही है कि ठीक है, जैसा भी. अब ये शुभांगी बोलिए. So what I am realizing is that as we are giving more AIMCATs, especially with RC selection, like I think like what I did with this AIMCAT is that I tried reading like the first passage and I felt like all of them were dense. So it's just like you just pick anything that you think, you know, is making some sense to you. But I don't think that's an effective strategy. So when passages are most of them are on such a difficulty level, how do you decide? ऐसा पहली बात, that's a wrong assumption. जैसे as I keep explaining कि आपको हर स्लॉट में, अभी हम कैट के सारे करेंगे, हर स्लॉट में I'll show you 2 passages that are easy to read. Every slot has got 2 passages that are easy to read, one moderate and one difficult, by and large, okay, without exception. So आपका premise ही गलत है. आप इसको अपना मॉडल मत बनाओ, यही गलती हम कर रहे हैं. दूसरी बात, इसमें देखो सेकंड वाला आपको पता नहीं क्यों डेंस लगा है. इसमें ये क्यों डेंस लगा आपको? I read the first para and I felt like I could not make any sense. So I don't know. And I also don't like science passages, but I attempted 4th first. But I mean, my accuracy also isn't great in any of the passages, but I just felt like I can't figure out when I see very difficult or dense passages on which would be a right
one to pick or start with? नहीं तो वो वैसे भी कोई बात नहीं ना, वैसे होंगे ही नहीं सारे, ऐसे होंगे ही नहीं, तो यू डोंट नीड टू रियली आंसर हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस। और देखो अब अगर ये है कि ठीक है, अगर आई मीन ऑफ कोर्स आई एम नॉट डिजाइनिंग दिस, so maybe the guy who's designing is a crazy guy, and if he gives you all the 4 like that, then we will have to see क्या करना है, फिर देखेंगे उसको। बट वो तो हम प्रिडिक्ट उसके हिसाब से प्रिपेयर कर ही नहीं सकते ना, फिर तो आप प्रिपेयर कर नहीं सकते। देखो किसी भी एग्जाम को प्रिपेयर करने का तरीका क्या होता है, मतलब मैं आपको फिर से आई कीप कमिंग बैक अगेन एंड अगेन टू दिस, दैट यू शुड internalize the spirit of that exam very very clearly and very very I mean as nearly possible as to the actual exam. You should not color your view of the exam based upon whatever is being presented to you by these you know these friends of ours, whether it is CL, IMS or Time or anybody. You should not color your perception of CAT. सबसे बड़ी गलती 90% ऑफ द स्टूडेंट्स डू द सेम थिंग, दे थिंक दैट जो ये प्रेजेंट किया जा रहा है हमें यही असलियत, जबकि असलियत इज फार फार डिफरेंट, विच आई ट्राई टू कीप ब्रिंगिंग टू यू। कई बार आई एम सक्सेसफुल, कई बार आई एम नॉट, तो इसलिए आपका क्वेश्चन जो है वो रेलेवेंट नहीं है ना। आपको ये चीज मैं नॉट जस्ट वर्बल बल्कि क्वांट में और LR में भी बता दूँ, आप अपना जब तक आप इंटरनलाइज नहीं कर लोगे ना एक पेपर को, कैट के 6 साल के कैट के पेपर हमारे डोमेन में है। देखो जीमैट की जो एग्जाम है इसलिए ज्यादा लॉजिकल और रैशनल क्यों है, क्योंकि उसके सैकड़ों क्वेश्चन मार्केट, मतलब जो उसके ऑफिशियल क्वेश्चन है वो अवेलेबल हैं। सो यू डू प्रैक्टिस दो हंड्रेड्स ऑफ क्वेश्चंस, यू डोंट नीड टू प्रैक्टिस एनीथिंग एल्स, देयर इज अ वेरी क्लियर व्यू। ओके, आपको कोई भी जो इंस्टीट्यूट है वो बेवकूफ नहीं बना सकता है कि ऐसा आता है वैसा आता है, बिकॉज यू हैव इन फ्रंट ऑफ यू। तो यहाँ पे आपके पास में अभी तो मतलब यू आर वेरी फॉर्चुनेट आई वुड से। Just imagine the plight of people in 2017 or 18 when they did not have these official CAT papers in front of them. देखो इन्होंने 17 से ऑफिशियली डिक्लेयर करना शुरू किए कैट के पेपर, उसके पहले करते भी नहीं थे, इतने बदमाश थे। एंड 17 ऑनवर्ड दे स्टार्टेड मेकिंग दी ऑफिशियल आंसर कीज आल्सो दे स्टार्टेड गिविंग, उसके पहले वो भी नहीं देते थे। तो 17 से लेके आपके पास में 22 तक की रिपोजिटरी है। जब तक आप अपने आप को मतलब इससे बहुत अच्छी तरह से फेमिलराइज नहीं करोगे ना, आप एक स्क्यूड परसेप्शन लेके चलोगे पूरी एग्जाम के बारे में। सो मतलब एटलीस्ट आई एम ट्राइंग टू डू दैट फॉर VARC, बट सेम थिंग यू शुड डू योरसेल्फ, इफ नॉट बाय एनीबडी एल्स, यू शुड डू ऑन योर ओन फॉर द अदर 2 सेक्शंस। जब तक आप उसमें बहुत अच्छी तरह से नहीं घुसोगे, आपको समझ नहीं आएगा कि यार ये कैट के लायक क्वेश्चन है कि नहीं। लायक मीन्स कि उसमें, क्योंकि अभी क्या है, अभी रैंडमली कोई भी बोलता है अरे बड़ी डिफिकल्ट होती है यार, अरे उसके तो क्वेश्चन हो ही नहीं सकते। ये सब दीज आर ऑल just myths created by people, and these institutes, unless they create myths, they cannot sell their courses. So they want to make things as difficult as possible for people to comprehend so that they can sell their courses. People will flock, and then again this year if nothing happens, then they will think okay, something is wrong with me, next year fir chalte hain. So anyway, that's a larger point that I'm making. Yes, Gautam, what's your view? Sir, as you said, I understand that as we spend more time in the VA path, means coming to this exam, I have analyzed like when we spend more time on any of the question, it would definitely go wrong, because I have done the same mistake in this exam. For some questions like parajump pills, I have took more time and it was obviously wrong for me. Correct. So that is exactly what I keep saying. That if you spend more than 1.5 minutes on parajumble, then you can be assured that you will, unless by a stroke of luck. Yes. Obviously, we cannot depend on luck here, right? So it was getting wrong, and I understood like some may be correct or some may be wrong, but we should stick to our at starting means at the option which we get at start. Yes. Means when we start thinking Yes. twice or thrice, like whether this was correct or wrong, then it would definitely get wrong. No, Means what you're saying is that too much of analysis will make it wrong. Yes, sir. Because after means if I say in this AIMCAT, I have analyzed some like parajumbles, 2 parajumbles. First, it was correct, but when I have thought second time, it got wrong. Exactly. Same thing happens. That I also always keep telling that if you review your answers and change, then 90% of the time you will get them wrong. The initial reaction that whatever happened and made you choose that correct that option, just rely on that. Don't amend your
answers after taking a relook. ठीक है? Okay. Yes, Bhuvan. सर जैसे मैं लास्ट के मतलब जैसे 6 इयर्स की जो कैट के पेपर था वो भी मतलब साइड बाय साइड देखा है सर, एंड जैसे मैं लास्ट ईयर भी कैट लिखा था तो सर मैंने एक चीज सर जैसे जैसे आप सेट्स चुन लेते हैं कि कौन सा इजी है कौन सा टफ है। अब जैसे सर मेरे को जैसे मतलब लास्ट टाइम बड़ी दिक्कत हुई थी सेट ढूंढने में कौन सा आसान है कौन सा टफ, मेरे को चारों ही टफ लग रहे थे। तो इंग्लिश मेरे को फुल्ली टफ लगा था। बट सर जब मैं एग्जाम के बाद जैसे अभी कुछ दिन पहले सॉल्व करना शुरू किया तो उसमें से कुछ इजी दिखा कि ये इजी था। सेम जैसे मैं एमकैट्स लिखता हूँ तो वैसे भी मेरे को उस टाइम बड़ा टफ लगता है, बाद में कोई एक दो दिख जाता है कि हाँ यार ये इजी था इसको नहीं छोड़ना चाहिए था। तो सर ये चीज बड़ी होती है मेरे साथ। कोई बात नहीं, वो आप धीरे से हम we will maybe have some more sessions on choosing the, we had earlier some sessions किए थे हमने, फिर से करेंगे जिसमें हम लाइन से चार इवेल्युएट करेंगे इसमें से कौन तो से। जैसे असाइनमेंट्स जो होती है आपकी ऐसे असाइनमेंट्स भी लिखते हैं जैसे उसमें मोस्टली ऐसे मेरा अभी 50-60 पे चलता है कि जो अब जैसे थोड़ा एक्यूरेसी जैसे अगर पैसेज सही होता तो अब एकदम ही सही होता जैसे वो दो दो सही है एक एक सही इस तरह से। ये तो सिलेक्शन के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देंगे हम, we will focus more on that. जैसे उन पैसेजेस को पढ़ के लग गया कि हाँ ये ऐसे आसान है इधर ऐसे रूल्स लग रहे हैं यहाँ पे ये देखो ऐसा, देखो अगेन अगेन देखो ऐसा क्या है ना, पैसेज के ऊपर लेबल लगा हुआ नहीं आएगा, ठीक है ना, ये एक्सपीरियंस से आएगा, ये लेबल लगा हुआ नहीं आता है। तो इसलिए वो हमें कोई ऐसा, सी वी कैन नॉट हैव अ मैजिक दिस थिंग कि यार वो किसी तरह से हमें समझ में आ जाएगी ये करना है वो करना है, वो हमें थोड़ा सा सीखना ही पड़ेगा धीरे धीरे, है ना। ओके, यस स्वधा। Sir, in this mock, what I did, like when I was doing VA, I was not sure about a lot of questions and I spent a little extra time. And then when I saw the RCs, then I could not make sense of like any of the RCs that well. So for I attempted 3 RCs, and for all those 3, I directly went to the questions and I left the questions that would have me to look at the entire RC. And that did turn out to be pretty well for me. Like I could get 3 right in one of the RCs and 2 in the other 2. Right. So that's a very good strategy. So, like, sir, but how to identify for which RCs we can do that and for which don't? Because I felt that for 1 or 2 RCs in this, I could have done better if I had just read the complete thing. Simple, no, so simple, straightforward. इसमें जो ये वाला था, ठीक है, इसमें तो ये वही, this is a candidate where you can go to the questions. Okay, CCPN task, straight away go here, right? Max Weber's analysis, straight away go to the first paragraph. Then Paretian basis, first paragraph. और ये last paragraph. तो मतलब आप देखो कि this was a very classic case of a situation wherein you just go to the specific parts and take it from there. इस तरह की क्योंकि जो you know these kind of absurd passages जो होते हैं वो इसी they lend themselves to such manipulation only because you are not able to figure out what is he actually trying to say, right? Same thing happens for this Schopenhauer kind of thing also. Schopenhauer में हमने देख लिया कि इसमें हमने सिर्फ यहाँ से और यहाँ 3 क्वेश्चन तो निकाल लिए हमने, ठीक है, एक क्वेश्चन वाला नहीं निकलता, कोई बात नहीं, मत निकलो, तो 3 क्वेश्चन तो निकल सकते हैं यहाँ से। तो आप जो पैसेज समझ नहीं आ रहा है उसमें आप यही स्ट्रेटेजी करना है, जो पैसेज समझ में आ रहा है उसमें नहीं करना है ये। जैसे अगर मतलब सेकंड वाला तो समझ में आने वाला था, सेकंड वाला हमने एक बार पढ़ लिया तो समझ में आ जाना चाहिए था। हाँ सर, है ना, सेकंड वाले में नहीं होगा ये, लेकिन फोर्थ मैंने करके मे बी फोर्थ इज ऑल्सो नॉट लाइक दैट, फोर्थ में भी आपको समझना थोड़ा पड़ेगा मेरे ख्याल से, फोर्थ में भी आपको इधर उधर से मिलेगा नहीं वो आंसर। तो नहीं सेकंड सर, मैंने ये वाला भी किया था, इसमें भी लाइक आई हैड टू रीड अ लॉट। यू हैड टू रीड ना, या दैट्स व्हाई आई लेफ्ट इट, दैट्स व्हाई आई लेफ्ट इट। इसमें डायरेक्टली नहीं है ये, है ना, ठीक है। So one more thing, when we do the mock this weekend, can we do a cat paper? Like that would just clear her palate after this one. Sure. Sure. Last time we did my own this thing. This time we'll do a cat actual thing. Sure. Yes, Anubhav. Sir, on similar lines, I was just asking if we could discuss a paper, VRC paper of any other mock apart from time, because time passages are too confusing to read and takes a hell lot of time to comprehend and reach to this level. So next time we review maybe CL is what you're saying. Yeah, any other okay, material. we'll try that. Yes. Okay, we'll try that. So I'll have to circulate it to everybody to give them 2 days to finish it, and then we will do it. Okay, we'll do that because ठीक है, एक बार थोड़ा सा डिफरेंट भी करना चाहिए, तो मे बी नेक्स्ट टाइम वील डू CL रिव्यू, ठीक है, एंड मे बी
week after that we might do a IMS review, and I'll see that you get 2 days time to do that. Okay. In any case, I provide time का तो सभी को मैं दे ही दूंगा वैसे भी, but we may not review, we'll just do it, and we will review CL or we'll review IMS. Okay, as we maybe 1 week एक टाइम पे CL कर लेंगे, next week then IMS कर लेंगे, ठीक है, so that we see the difference also. All right, Sure. that's a good suggestion. Yes, Tanuj. सर एम आई ऑडिबल? हाँ सर आई जस्ट वांट टू नो कि जैसे आपने काफी बार बोला कि जो एक आरसी सिलेक्शन में मेन पॉइंट होता है दैट इज इफ द कंटेंट इज रिलेटेबल हो ना, अगर आप वो रिलेट कर पा रहे हो तो यू शुड ऑलवेज गो फॉर दैट, राइट? बट सर इफ इन अ वर्स्ट केस सिनेरियो कुछ ऐसा रिलेटेबल लग ही नहीं रहा चारों में से, तो क्या करना चाहिए सर? नहीं, रिलेटेबल मतलब एक ये चीज होती है कि समझ में आना चाहिए, समझ में आ रहा है जैसे जैसे पढ़ते जा रहे हो आप. इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड इफ यू रीडिंग, एक पैराग्राफ हो गया, 1.5 पैराग्राफ हो गया, तो कहानी चल रही है तो चलने दो. अगर कहानी इस तरह की है, कुछ रिलेट नहीं कर पा रहे तो? नहीं ऐसा नहीं होगा, मैं वही बता रहा हूँ ना. आप ऐसा क्यों मान के चलते हो कि चारों पैराग्राफ में से आप रिलेट करेंगे? अगेन, आप अगर ऐसा सोच रहे हो तो आप इसको अपना व्यू बना रहे हो, जो कि नहीं करना है. सी, आई एम ट्राइंग टू ब्रेक दैट एग्जैक्टली दैट frame of reference. You are all looking at CAT as, you know, from that frame of reference. My suggestion is, why would you do that यार? Why do you want to make things more difficult for you? जो चीज नहीं होनी है, और अगर वो होनी है तो फिर सभी के लिए होनी ना. सी, इफ सपोज एक बहुत ही ऐसी हाइपोथेटिकली कैट बना दी उसने जो कि किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा, आप मतलब आई वुड से दैट यू ऑल आर, यू नो, एटलीस्ट अमंग द, यू नो, फ्रंट दिस थिंग. आप लोग तो आगे हो काफी दूसरों के हिसाब से, तो आपको जब नहीं समझ में आ रहा, आपको जब डिफिकल्टी हो रही, आप इतनी आरसी हम कर रहे हैं, अभी यू वुड हैव डन, यू नो, हंड्रेड्स ऑफ आरसी विथ मी, एंड इफ यू आर नॉट एबल टू फिगर इट आउट, तो यू कैन रेस्ट एश्योर्ड दैट अदर्स आर आल्सो, दे आर इवन इन सेम बोर्ड, छोड़ो, दे आर इन वर्स बोर्ड्स. तो आपको अपना उस टाइम पे फिर अगर ऐसा हो गया कभी, तो आपको फिर क्या करना है, अपना गियर चेंज कर लेना. जैसे मैंने इस वाले में भी देखा कि खराब है, लेकिन ऐसा तो नहीं होगा ना कि इसमें डिजास्टर तो नहीं करना ना हमको. आपको सेकंड वाला पैसेज मिल जाएगा, वीए के 2-4-5 क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो रीजनेबली आपका 25 से 30 के बीच में स्कोर तो लाने की सोच सकते हो ना आप, चाहे कितनी भी खराब हो. आपको तो ये सोचना है यार मेरे को अपना मेंटेन करना है कूल, और कैसे भी करके, यू नो, 20 भी आए, 20-25 भी आ जाए, उतनी डिफिकल्ट है तो ठीक है. जैसे लास्ट ईयर कई लोगों को स्लॉट 1 में 20-25 के बीच में आए थे, लेकिन उनको फिर 6 मार्क्स का बूस्टर मिल गया था, और वो काफी अच्छा स्कोर हो गया था उनको. ओके, तो ऐसा भी होता है. तो इसलिए अपना कोई ऐसे फिक्स फ्रेम ऑफ वो लेके मत चलो आप. यस, वंशिका. सर जस्ट वन क्वेश्चन, जो टाइम के ये लोग रिजल्ट्स देते हैं, जो मतलब परसेंटाइल और टॉप स्कोर्स आते हैं, क्या वो रिलायबल है या नहीं है? नहीं, लाइक एक्चुअल में बच्चों के आते हैं या ऐसे नहीं ही नहीं, है? नकली. देखो, मैं उसमें वही बताता हूँ आपको कि जैसे अब जैसे इस वाले में तो आई एम रियली सरप्राइज्ड, ऑनेस्टली, मतलब आई एम सरप्राइज्ड, बिकॉज अभी तक तो जो हुआ था तो दैट वॉट एवर आई मिरर, जैसे मैंने इसमें 12 का सोचा था मैं कि इसमें 12 कट ऑफ होगा, लेकिन इसमें 16 निकला है. फिर उसको मैं वही बता रहा हूँ ना कि मैंने इसको एस्क्राइब किया लक फैक्टर से, कि आपने वो जो एक जैसे ऑप्शन दिए हुए हैं, किसी ने वो मार्क कर दिया, किसी ने वो, क्योंकि देखो जब 14-15 हजार, मतलब जब इतने सारे लोग देते हैं ना, तो लक ऑल्सो वर्क्स फॉर सम पीपल. अच्छा, ये ऑब्जर्व होता है, ठीक है. आई ऑलवेज से दैट स्टार्ट फ्रॉम हियर. तो 49 अगर किसी को आ गए तो ठीक है, मतलब आ सकते हैं. ओके, इट्स नॉट अनइमेजिनेबल. अगर आपने स्ट्रैटेजिकली थोड़ा काम किया है एंड यू बीन लकी ऑल्सो, तो 49 भी आ सकते हैं आप. बट हाँ, उसके बाद में आप जैसे देखेंगे तो ठीक है. इस वाले में आई एम अ लिटिल सरप्राइज, बिकॉज आई वाज एक्सपेक्टिंग वर्स परफॉर्मेंस, बट देन मे बी किसी ने वो 4th वाली आरसी, मैंने उसको देखा नहीं है, हो सकता है वो थोड़ी सी लॉजिकल हो. कई लोगों ने 4th वाली आरसी करी है एंड मे बी दे फाउंड इट लॉजिकल, सो मे बी, यू नो, दे हैव डन दैट इन द सेकंड आरसी. तो सेकंड वाली तो ठीक ठाक थी, इजी थी. 4th करी अगर उन्होंने, 1st और 3rd अवॉइड कर दी हो, है ना, प्लस वीए में ठीक ठाक रीजनेबली किया हो, तो हो गया. तो आपको मैं यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को जब आप करो तो पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ आरसी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, की जो आपको कुछ रीजनेबल आपका फेस सेविंग हो सके, है ना. वीए के क्वेश्चन भी हो रही है, तो आपको फिर उस टाइम पे ज्यादा अटेम्प्ट नहीं करने हैं, केयरफुली चूज करना है, और उसके ऊपर थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा, यस सर, गॉट इट. है ना. तो हम इसकी भी प्रैक्टिस करेंगे अपनी क्लास में. मे बी आई विल डिजाइन सम अब्सर्ड मॉक्स आल्सो एंड सी हाउ यू रिएक्ट. यस, मानव. सर इस बार आपने पहले बीए करके फिर आरसी करा या फिर तो क्या आपने इस पर कैसे मैंने करा था? ये करके आरसी करा. मैंने एक्चुअली इसमें इस बार मैं उसमें चेंज किया था सीएल में.
and I did much better in CL by changing my strategy of 1 RC 2 VA 1 RC 2 VA. मुझे आजकल CL की इस बार करने में ज़्यादा मजा आ रहा है, क्योंकि उनके जो पैसेजेस भी हैं वो थोड़े से इंटरेस्टिंग हैं. They bring in more contemporary and more relevant material these days compared to these idiots. मतलब उनके जो पैसेजेस इस बार की भी जो थे, we'll do it in one of the sessions. कुछ एक दो क्वेश्चन जरूर उनके थोड़े क्वेश्चनेबल होते हैं, बट एटलीस्ट CL का what I'm seeing is that they are bringing passages which are, जो उसका कंटेंट है वो रेलेवेंट होता है, थोड़ा सा रेलेवेंट नहीं मतलब थोड़ा कंटेम्प्रेरी होता है. एक दो उनके भी खराब होते हैं, एक तो वो बहुत ही यूजलेस वो भी बनाते हैं, लेकिन एक दो इंटरेस्टिंग भी होते हैं. जैसे अभी हमने बीच में किए थे कैंसल कल्चर वाला, उन्हीं का था. फिर हमने वो किया था एक अभी मिसअंडरस्टैंडिंग वाला, कल परसों किया था. फिर एक दिन वो स्केल इन आर्ट वाला किया था. तो वो सब उन्हीं के हैं. ओके, ऑलराइट गाइस. सो स्मार्ट गेस यू ऑलवेज हाउ टू इम्प्लीमेंट. नहीं, स्मार्ट गैस वेस देखो, मैं ये सब चीज़ें कुछ नहीं रेकमेंड करता. स्मार्ट गैस वेस कुछ नहीं होता, ठीक है. तो इसलिए ये सब चीज़ों में नहीं पढ़ना है. ओके, ऑलराइट folks, so we will wind up now. We will now meet on Saturday. Of course, tomorrow you will have your assignments and other things. आप common lit कृपया करके करते रहिए. Is common lit helping in any way? Let me understand from you. पर्सनली Yes, मेरे को sir. बहुत डिफिकल्ट लगता है कॉमन लिट. क्या लगता है सर बड़ा एक टाइम बहुत लंबा और कंज्यूमिंग सा ही लगता है कॉमन लिट. काफी कंपैरेटिवली मेरे को असाइनमेंट ज्यादा सही लगता है. नहीं, दोनों का पर्पज अलग है यार. असाइनमेंट का पर्पज अलग है, इसका पर्पज अलग है, राइट. दोनों का सर पर्पज सेम जो थोड़ी. यस सर वंशिक. ये अच्छा, अफसर बोलो, चलो बोलो अफसर. थैंक यू सर. सर जैसे सेकंड पैसेज था हमारा, इसमें वो जो ब्रिटिश वाला दिया हुआ था, तो उससे पहले ही हमने अरब वाला पढ़ा था. तो उसमें भी यही था थोड़े दिन पहले के वो उन्होंने सपोर्ट लिया था यूके से. जब वो सब हुआ तो एकदम से वो जब फर्स्ट पैराग्राफ रीड गए थे उसी टाइम हिट हुआ, और फिर मतलब एक माइंड को कंफर्ट सा मिल गया कि कुछ रिलेटेबल आएगा. करेक्ट. देखो, आप लोग एक्चुअली समझ नहीं रहे हो. वो जो कॉमन लिट का दो पर्पज है. आप अगर ध्यान से देखोगे तो बहुत सारे पैसेजेस जो है ना, उनके जो थीम्स जो मैं आपको दे रहा हूँ ना, उन्हीं के ऊपर बनते हैं, और उन्हीं के अंदर वही कैरेक्टर्स भी होते हैं, वही चीजें होती हैं. तो वो आपको दो, एक तो रीडिंग की भी आपको वो दे रहा है प्रैक्टिस, प्लस आपको बीच बीच में गाइडिंग क्वेश्चन से आपकी टेस्ट करता रहता है कि बीच में आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है. एंड आपको मेन आइडिया जो है उसका भी थोड़ा सा इट इज ग्रूमिंग यू फॉर दैट ऑल्सो. तो वो बहुत अच्छी अच्छी एक्सरसाइज है. उसको आपको ये नहीं सोचना है कि उसमें टाइम लग रहा है. टाइम नहीं लगाना है ऐसा कुछ. यस वंशिका. सर कॉमन लिट कंपैरेटिवली मेरे को ज्यादा इजी एंड काफी मतलब इंटरेस्टिंग लगता है लॉजिकल, इजी की बजाय या एग्जैक्टली लॉजिकल. यस, मतलब उसके अंदर ये होता है कि पूरा पढ़ने के बाद मतलब थोड़ा लंबा होता है बट इजीली पढ़ा जाता है. एंड सेकेंडली उससे पढ़ने के बाद ऐसा लगता है दैट ओके कुछ नॉलेज के अंदर एक्चुअल में इंक्रीज हुआ है बिकॉज हम पूरा पढ़ रहे हैं. एंड कुछ अलग चीज पता चली है, बी इट वर्ल्ड वॉर या बैंक्सी का अपने आर्ट का दिया था, तो वो वाला भी काफी अच्छा था. तो वो अच्छा है. actually वो क्या है, देखो वो सी बेसिकली दोज आर ऑल see, let's accept that these people who are creating these are all substandard. see, English जो है हम लोगों की, एक तो पहली बात तो फर्स्ट लैंग्वेज है नहीं, ठीक है. ये जो जितने भी लोग इस तरह के पैसेजेस बनाते हैं और ये क्वेश्चन बनाते हैं ना, दे आर ऑल अननेसेसरी प्रिटेंशियस पीपल. ओके, ट्रस्ट मी. मतलब वो अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं, और इस तरह जब इस तरह से बनाते हैं, दे आर नॉट इवन क्वालिफाइड टू क्रिएट सच थिंग्स. अगर ये बाहर यूएस में वो इस तरह की चीजें करें तो वो तक कभी तक अंदर भी हो जाते हैं. तो ये बनाने के लिए मतलब आपको एक स्किल चाहिए. अगर आप जीमैट के पैसेजेस करेंगे ना, तो उसकी जो एक लेवल ऑफ लॉजिकल वो होता है, तो जिस तरीके से रीडिंग आपकी टेस्ट होती है ना, वो एक अलग वो है. ये तो क्या है कि ठीक है, अब यहाँ पे कोई है नहीं, ये बना देते हैं ये. तो इवन आई वुड से जैसे कैट भी जो IIMs के जो ये बनाते हैं, तो ये कोई बहुत अच्छी नहीं कराते. आई मीन दे कुड मच बेटर आउटसोर्स इट टू GMAT एंड और इवन लेट GMAT विद द एग्जाम फॉर एडमिशन टू IIMs. लेकिन वही है कि कंट्रोल कौन छोड़ेगा. एवरीबडी वर्क्स कंट्रोल, राइट. बट मे बी एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, जैसे NMAT वालों ने किया, NMIMS ने उसको आउटसोर्स कर दिया है. So that way, maybe at some point of time they might do. But anyway, till that time we'll have to bear. Chaliye, all right. So we will wind up now. Thank you and good night. Thank you, sir. So